विनाशकारी जादूगर सी 151 अध्याय 151 151 अध्याय 151 तुम्हारी चीखें ही सबसे बेहतरीन मसाला होंगी। संकट का संकेत आकाश में एक चमकदार चंद्रमा की तरह फूट पड़ा, जिससे युद्ध क्षेत्र संख्या 3 रोशन हो गया। घने कोहरे के बावजूद भी ये दिखाई दे रहा था, दर्जनों मील दूर तक ये नजर आ रहा था। ज्यादा दूर नहीं है, चलो चलते हैं। संकट का संकेत देखते ही लिन मोयू और निंग याई तुरंत वहां पहुंच गईं। आंतरिक प्रतिस्पर्धा या लड़ाई से परे, यह मानवता का आंतरिक मामला था। युद्ध के मैदान में जब कोई संकट संकेत दिखाई देता था, तो आसपास के सभी पेशेवर अधिकारी मदद के लिए आ जाते थे। ये नियम सभी पेशेवर लोगों द्वारा पालन किया जाता था। अब तक केवल मिलकर काम करने से ही मानवता रसातल के खतरे से बच पाए है। संकट का संकेत लिन मोयू से ज्यादा दूर नहीं था, बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर था। मोयू, कुछ गड़बड़ है। यहाँ के सारे राक्षस गायब हो गए हैं। निंग येई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। केंद्रीय क्षेत्र को पार करने के बाद से राक्षसों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी। अब जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें एक भी रसातल राक्षस दिखाई नहीं दिया था। फिर धुंध से तेज हंसी की आवाज आई। ये किसी राक्षस की आवाज है। ऐसा लगता है कि इन सभी नरभक्षियों को दानव ने बुला लिया है। निंग येई ने तुरंत फैसला कर लिया। अगाध गहराई के राक्षसों में दानवों को नियंत्रित करने की क्षमता थी। संकट का संकेत भेजने वाले पेशेवर अधिकारी संभवतः घेराबंदी में थे। दोनों ने फिर से रफ्तार बढ़ा दी। नरभक्षी राक्षसों की चीखें सुनकर वे घने कोहरे से गुजरे और अंततः वहां पहुंच गए। सैकड़ों नरभक्षी राक्षसों ने लोगों के एक समूह को घेर लिया और उन पर बेरहमी से हमला किया। 9 लोग, 2 शूरवीर, 3 सहायक, 4 क्षति पहुंचाने वाले। इस टीम की संरचना असामान्य थी। 4 क्षति पहुंचाने वालों में एक समन्वय, एक जादूगर, एक तीरंदाज और एक योद्धा शामिल थे। वह योद्धा एक शूरवीर की तरह भी काम कर रहा था, जो नरभक्षी के हमलों को रोक रहा था। इस टीम का स्तर कम नहीं था। हालांकि उनकी उम्र अभी 40 नहीं हुई थी, लेकिन वे लगभग 37-38 के आसपास थे। उनकी टीम के स्तर को देखते हुए नरभक्षी जीवों से निपटना मुश्किल नहीं था। उन्हें भागने का मौका मिलना चाहिए था। मुख्य बात राक्षस की उपस्थिति थी। एक रसातल दानव हवा में था, जो कभी कभी उन पर हमला कर रहा था, जिससे शूरवीरों पर भारी दबाव पड़ रहा था। जब भी शूरवीरों ने बाहर निकलने की कोशिश की, तो वे इसके द्वारा अवरुद्ध हो गए। रसातल के दानव का चेहरा भेड़िए जैसा था, जो कुछ हद तक कुत्ते के दानवों से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आभा पूरी तरह से अलग थी। उसके पंख नहीं थे, और वह एक विशाल नीले भेड़िए पर सवार था। नीले भेड़िए की पीठ पर पंख थे, जिनमें नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे, जो उसे बेहद खूंखार दिखा रहा था। लिन मोयू ने इन सामग्रियों में इस प्रकार के राक्षस को देखा था। इसे रसातल भेड़िया दानव कहा जाता था। रसातल में भेड़िया राक्षसों की आबादी बहुत बड़ी थी। वे जोड़े में पैदा हुए थे, एक भेड़िया दानव में विकसित हुआ, दूसरा नीले भेड़िए के वाहन में। अगाध भेड़िया दानव और उसके नीले भेड़िए के बीच का रिश्ता भाइयों जैसा था। दोनों ने एकदम सटीक तालमेल बिठाया, जो रसातल के कुत्ते राक्षसों से कहीं अधिक शक्तिशाली था। अगाध भेड़िया दानव बार बार शूरवीरों को बाहर निकलने से रोकता रहा और तीखी हंसी हंसता रहा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने विरोधियों के साथ खिलवाड़ कर रहा हो। लिन मोयू को यह समझ में आ गया था कि अगर इस टीम का मकसद वाकई जान से मारना होता, तो शायद यह अब तक टिक नहीं पाती। उन्होंने डिटेक्शन का मंचन किया। अगाध भेड़िया दानव, साधारण दानव, स्तर 38, शक्ति 12,000, फुर्ती 10,000, आत्मा 3,000, संविधान 9,000, कौशल चीख कर हमला करना, काटना। वास्तव में रसातल के कुत्ते जैसे राक्षसों से अधिक शक्तिशाली, लेकिन लिन मोयू की दृष्टि में अभी भी काफी नहीं। समस्या सिर्फ ये थी कि यह उड़ सकता था, और काफी तेज गति से। अगर वह भागने की कोशिश करता, तो उसे पकड़ने में उसे परेशानी होती। इसे नीचे लाने का कोई तरीका सोचना होगा। लिन मोयू और निंग येई ने एक दूसरे की आंखों में एक ही विचार देखकर एक दूसरे की ओर देखा। डिटेक्शन स्पेल को भांपते हुए एबिस वुल्फ डेमन ने लिन मोयू की ओर मुड़कर देखा। उसके नुकीले दांत ठंडेपन से चमक उठे और उसने तीखी हंसी हंसते हुए कहा, तस्क तस्क, आखिरकार कोई आ ही गया। ओह, बस एक छोटा सा लेवल 26 का बच्चा और एक लेवल 25 की लड़की। लड़की देखने में कोमल और आकर्षक लग रही है, स्वाद में अच्छी होनी चाहिए।
इसने जानबूझकर बिना किसी को मारे घेर लिया था और सेवा धारकों द्वारा संकट का संकेत भेजने का इंतजार कर रहा था। दूसरों के आने का इंतजार कर रहे हैं और अधिक लोगों को मारना चाहते हैं। राक्षस की आवाज चारों ओर से घिरे हुए पेशेवर लोगों तक पहुंची और उनके दिल बैठ गए। लेवल 26 के लोग यहाँ क्या कर रहे थे? मरने आए थे क्या? अगाध भेड़िया दानव ने निंग यई को घूरते हुए अपने नुकीले दांतों को चाटते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले खाऊंगा। बोलते ही वह तेजी से निंग यई की ओर उड़ गया। उसकी आंखों में खून की प्यास झलक रही थी, मानो वह किसी स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद चखने के लिए उत्साहित हो। निंग यई लिन मोयू के पीछे छिपकर घबराकर चिल्लाई, छिपना बेकार है, तुम्हारा भाग्य तय हो चुका है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके खाऊंगा। पहले तुम्हारे हाथ, फिर तुम्हारी जांघें। जब तक मैं तुम्हें पूरा नहीं खा लेता, तब तक मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारी चीखें ही सबसे बेहतरीन मसाला होंगी। अगाध भेड़िया दानव जोर से हंसा। उसकी नजरों में निंग यई पहले से ही मेज पर परोसा गया एक व्यंजन थी। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि निंग यई की आंखों में डर नहीं था, बल्कि सफलता की मुस्कान थी। अरे तुम मर जाओ, मेरे खाने में दखल मत दो। रसातल भेड़िया दानव अपने पंजे उठाते हुए तेजी से आगे बढ़ा। उसकी उंगलियों पर ठंडी रोशनी चमक उठी, जो किसी भी तेज हथियार से कम तीक्ष्ण नहीं थी। टकराना। अस्थि कवच प्रकट हुआ और उसने उसके हमले को रोक दिया। क्या चल रहा है? अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। फिर एक भनभनाहट के साथ उसके सिर के ऊपर एक लाल हथकड़ी दिखाई दी। यह क्या है? अगाध भेड़िया दानव ने ऊपर देखा, उसकी हरकतें सामान्य से अनगिनत गुना धीमी थीं। इतना ही नहीं, इसके नीचे चल रही ब्लू वुल्फ गाड़ी की रफ्तार भी पूरी तरह धीमी हो गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, कंकाल योद्धाओं ने उसे पहले ही घेर लिया था। कंकालों ने नीले भेड़िए के पैरों को पकड़ लिया। उनकी तलवारें तेज लाल रोशनी से चमक उठी और उन्होंने भेड़िए के पंखों पर वार किया। और भी कंकाल योद्धा उछलकर उसके शरीर पर चढ़ गए। चीखें लंबी लंबी लय में गूंजती रहीं और एक अजीब सी ध्वनि में चारों ओर फैलती गईं। स्लोकस का दायरा बहुत व्यापक था। यहां तक कि करियर धारकों को घेरने वाले नरभक्षी भी इससे प्रभावित हुए। वे सभी कछुए की तरह धीमी गति से चल रहे थे। क्या हो रहा है? यह अचानक ऐसा क्यों हो गया? यह एक अभिशाप की शक्ति है। अच्छा मौका है, तुरंत बाहर निकलो। इस अभिशाप के प्रभाव में नरभक्षी जीवों के हमले काफी धीमे हो गए और उनके द्वारा प्रशिक्षित जीवों के लिए खतरा काफी कम हो गया। यह देखकर शूरवीरों ने तुरंत दल का नेतृत्व करते हुए बाहर निकलने का प्रयास किया। दो शूरवीरों ने आगे का रास्ता साफ किया, जबकि एक बर्बर योद्धा ने पीछे से रक्षा की। दल शीघ्र ही नरभक्षी राक्षसों की घेराबंदी से बच निकला। नरभक्षी राक्षसों के इलाके से निकलने से पहले ही उन्हें अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। ये रसातल के भेड़िया दानव से आया था। अगाध भेड़िया दानव को काटकर मार डाला गया था। यहां तक कि उसके नीचे मौजूद नीला भेड़िया भी केवल एक शव था। अगाध भेड़िया दानव को अपनी मृत्यु तक ये समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। यह मात्र 26वें स्तर का बच्चा इतना शक्तिशाली क्यों था? यह पूरी तरह से असहाय क्यों था? लिन मोयू ने सक्रिय रूप से हमला नहीं किया था, बस हमले का इंतजार कर रही थी। शाप के साथ साथ कंकाल योद्धाओं के कौशल विस्फोट और घेराबंदी ने इसे पल भर में मार डाला। अगाध भेड़िया दानव को मारा, अनुभव जोड़ 1,900,000, सैन्य योग्यता जोड़ 100। दानव रक्तसार प्राप्त हुआ। दानव रक्तसार, इसमें रसातल की शक्ति समाहित है। रसायनज्ञ और लोहार इसकी शक्ति का उपयोग उपकरण बनाने के लिए कर सकते हैं। बचाव दल के घेराबंदी से बाहर निकलने के बाद उन्होंने रसातल भेड़िया दानव का शव देखा। ये वास्तव में मर चुका है। उस पुरुष ने ये कैसे किया? क्या वह सिर्फ लेवल 26 पर नहीं है? एक राक्षस को इतनी जल्दी कैसे मार दिया गया? उनकी अचंभित निगाहों के बीच लिन मोयू ने धीरे से उनसे कहा, 100 मीटर पीछे हट जाओ। मैं मैदान खाली करने जा रही हूं। वे स्तब्ध रह गए, एक पल के लिए भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैदान साफ करें। क्या साफ करें? उन्हें 100 मीटर पीछे हटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? निंग येई ने अपना सिर बाहर निकालकर कहा, तुम्हें जल्दी निकल जाना चाहिए, वरना तुम इसमें फंस सकते हो। हालांकि उन्हें उन दोनों की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन रसातल भेड़िया दानव की मृत्यु एक वास्तविकता थी। माफी से अधिक सुरक्षित। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और पीछे हटने का फैसला किया।
तब तक नरभक्षी उन तक पहुंच चुके थे। कई कंकालों ने उनका सामना किया और 2-3 हमलों में कई नरभक्षी मारे गए। इतनी जबरदस्त आक्रमण क्षमता। नरभक्षी उतने ताकतवर नहीं थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2 या 3 वार में नहीं मरना चाहिए था। फिर एक जोरदार धमाका हुआ। समूह चौंक गया। तेज हवा का एक झोंका आंधी की तरह उनके चेहरों पर लगा। दोबारा देखने पर पता चला कि लिन मोयू के सामने का इलाका खाली था। चारों दिशाओं में दर्जनों आदमखोर मृत पड़े थे। उन्होंने अपनी जीभ चटकाए। अगर यह शक्ति उन पर पड़ जाए तो वे या तो मर जाएंगे या अपंग हो जाएंगे। फिर एक के बाद एक 2 और भीषण विस्फोट हुए। नरभक्षी जीवों का एक और बड़ा समूह मारा गया। मुश्किल से सांस लेते हुए, यह विशेषज्ञ आखिर आया कहां से? क्या वह सचमुच सिर्फ लेवल 26 पर है? वह बहुत आसानी से मार रहा है। उनका आह्वान भी बहुत शक्तिशाली है। क्या वाकई में ऐसे करियर भी हो सकते हैं जो इतने प्रभावशाली हो? संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C152। अध्याय 152। 152। अध्याय 152। जब तुम अथाह गहराई में झांकते हो तो अथाह गहराई भी तुम्हारी ओर देखती है। महज कुछ ही क्षणों में लिन मोयू ने सैकड़ों रसातल नरभक्षी जीवों का सफाया कर दिया। अगाध भीड़ या दानव सहित उन्होंने और निंग येई ने प्रत्येक ने कई सौ सैन्य योग्यताएं प्राप्त की। लिन मोयू के लिए सैकड़ों पुण्य अंक तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर थे। लेफ्टिनेंट रैंक पर एक स्टार हासिल करने के लिए पूरे 10,000 मेरिट की आवश्यकता होती थी। निंग येई एक सिपाही थी। एक सितारा पाने के लिए 100 पुण्य ही काफी थे। निंग येई का सैन्य बैच तेजी से चमक उठा और एक एक करके चमकते तारे दिखाई देने लगे। 6 सितारा निजी होटल। महज आधे दिन में निंग येई 2 सितारा से 6 सितारा निजी होटल बन गया था। इस रफ्तार को देखकर कोई भी ईर्ष्या करेगा और हैरान रह जाएगा। इस रफ्तार से तो लेफ्टिनेंट का पद हासिल करना मुश्किल नहीं होगा। भाई धन्यवाद। बचाए गए लोग चलकर वहां पहुंचे। नेतृत्व करने वाले योद्धा ने लिन मोयू को धन्यवाद दिया। हालांकि लिन मोयू का स्तर केवल 26वां था, लेकिन स्तर का मतलब ताकत नहीं होता। लिन मोयू पहले ही इस बात को साबित कर चुकी थी। बलवानों का सम्मान होता था। एक मजबूत मुट्ठी ही कठोर सत्य थी। उन्होंने लिन मोयू के प्रति पूर्ण सम्मान बनाए रखा। संकट का संकेत देखकर तो हर कोई मदद के लिए आ ही जाता है। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। लिन मोयू की आवाज सपाट थी, कुछ हद तक उदासीन लग रही थी। इन लोगों को ये प्रतिक्रिया स्वाभाविक लगी। एक मजबूत व्यक्ति होने के नाते, व्यक्ति को एक मजबूत व्यक्ति की तरह व्यवहार करना चाहिए। शक्तिशाली लोगों में कुछ न कुछ विचित्र स्वभाव हो सकते हैं। निंग येई ने अपना सिर बाहर निकालकर पूछा, आप लोग दानवों का शिकार करने वाली टीम है ना? उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, हम राक्षसों का शिकार करने वाली टीम है। क्या दानवों का शिकार करने वाली टीमें बहुत मजबूत नहीं होती? दानवों का शिकार करने में माहिर होने के बावजूद इस बार आप लगभग एक दानव के शिकार कैसे हो गए? निंग येई की समझ के अनुसार दानवों का शिकार करने वाली सभी टीमें बहुत शक्तिशाली थीं। प्रत्येक व्यक्ति के पास असाधारण युद्ध क्षमता थी, जिससे वे बिना किसी समस्या के उच्च स्तरों को चुनौती देने में सक्षम थे। अभी कुछ ही समय पहले मात्र एक लेवल 38 के एबिस वुल्फ डैमन और कुछ 100 नरभक्षी जीवों ने मिलकर उन्हें लगभग पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। समूह के चेहरों पर कुछ असहजता झलक रही थी, मानो उनके मन में कुछ ऐसा हो जिसे वे कह नहीं सकते हो। प्रमुख योद्धा ने आह भरी, हमारी टीम में मूल रूप से 12 लोग थे। हम 9 लोगों के अलावा एक महान योद्धा, एक महान बुजुर्ग और एक महाजादूगर भी थे। लेकिन वे तीनों अस्थायी रूप से टीम से चले गए। कम संख्या में होने के कारण उन्हें रसातल भेड़िया दानव ने एक उपयुक्त अवसर पर पकड़ लिया। महान योद्धा, महाजाति, महान बुजुर्ग। आम तौर पर नौकरी पेशा लोगों के बीच भी इन तीनों पेशों को दुर्लभ पेशों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था। समान स्तर के करियर धारकों के बीच उनकी युद्ध क्षमता को बहुत मजबूत नहीं माना जाता था। ग्रेट उपसर्ग का अर्थ था कि ये तीनों 40 से ऊपर के स्तर के थे और उन्होंने अपना दूसरा परिवर्तन पूरा कर लिया था, और वे उच्च स्तरीय करियर धारकों से संबंधित थे। दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी करने के बाद साधारण करियर वाले लोग भी कई महत्वपूर्ण कौशल हासिल कर सकते हैं। पहले जैसी स्थिति में, यदि पर्याप्त समय दिया जाए, तो आर्कमेज उल्कापिंड सर्वनाश जैसी कई बड़े पैमाने की क्षमताओं का प्रयोग कर सकता है। कुछ 100 आदमखोरों को जल्दी से खत्म किया जा सकता था।
दूसरे महान योद्धा के पास भी समूह सुरक्षा कौशल थे। घिरे होने पर भी वह इतना डरावना नहीं था। और महान बुजुर्ग दूसरे परिवर्तन के बाद महान बुजुर्गों के पास सामूहिक उपचार कौशल थे। ये तीनों ही दानव शिकार दल के मूल सदस्य थे। अप्रत्याशित रूप से लिन मोयू को उनकी टीम के आंतरिक मामलों के बारे में सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। बोलने के बाद लिन मोयू और निंग यी घने कोहरे में गायब हो गईं। कंकाल योद्धाओं की चटकने की आवाजें धीरे धीरे कम होती गईं और अंततः पूरी तरह से गायब हो गईं। कुछ ही देर बाद कोहरा और भी घना हो गया क्योंकि और भी लोग दौड़कर वहां आ गए। 3 लोग दौड़कर आगे बढ़े। योद्धा ने बिना किसी झिझक के अपनी कुशलता का प्रयोग किया और पलक झपकते ही सैकड़ों मीटर की दूरी तय कर ली। क्या आप सब ठीक हैं? आपने संकट का संकेत क्यों भेजा? क्या हुआ था? वह चिंतित दिख रहा था। जमीन पर बिखरे शवों को देखकर उसका चेहरा और भी बिगड़ गया। ये तीनों महान नाइट, महान एल्डर और आर्कमेज थे जो पहले ही टीम छोड़ चुके थे। स्पष्ट है कि उनके बीच अच्छे संबंध थे, अन्यथा वे इतनी जल्दबाजी में वापस नहीं लौटते। उन्होंने टीम को पहले क्यों छोड़ा, ये केवल वे ही जानते थे। निंग यी ने लिन मोयू का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी जिज्ञासा नहीं है? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे कोई जिज्ञासा नहीं है। उन्हें दूसरों की गपशप में कोई दिलचस्पी नहीं थी। निंग यी की आंखों में जिज्ञासा की चमक थी। मैं वास्तव में जानना चाहती हूं कि उनकी दानव शिकार टीम क्यों अलग हो गई। आप जानते हैं, दानव शिकार टीमों में शामिल सभी लोग जीवन मरण के साथी होते हैं और उनके बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होते हैं। अचानक अलग होने का कोई कारण तो जरूर होगा। क्या ये प्यार है या फायदे? लिन मोयू अपनी हंसी नहीं रोक पाए। इस लड़की की कल्पनाशीलता और व्यक्तित्व वाकई बहुत जीवंत था। एक हत्यारे जैसे पेशे में जिस तरह का शांत और संयमित व्यवहार होना चाहिए, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। लिन मोयू की धारणा के अनुसार हत्यारे जैसे करियर वाले लोग जुओ मेई की तरह होने चाहिए। लेकिन उसके बगल में खड़ी इस लड़की को देखो। उसने अनजाने में निंग यी के सिर पर थपथपाया। कितनी प्यारी है ना? युद्ध क्षेत्र संख्या 3 के भीतर कोहरा और भी घना होता गया। यहाँ रसातल की शक्ति अधिक स्पष्ट थी। जीवंत स्वभाव वाली निंग यी पहले हुई घटना को पूरी तरह भूल चुकी थी और उसने विषय बदलते हुए कहा, मैंने लोगों को कहते सुना है कि रसातल भी कई क्षेत्रों में विभाजित है। युद्ध क्षेत्र संख्या 1 से 3 रसातल की सतही परत से मेल खाते हैं। लिन मोयू ने भी सामग्रियों में संबंधित ज्ञान देखा था। एलिमेंटल बैटलफील्ड अत्यंत विशाल था, जिसमें विभिन्न देशों ने भाग लिया था। दिव्य ग्रीष्म ऋतु की ओर शाश्वत महान दीवार इसकी रक्षा करती थी, जिसे युद्ध क्षेत्र संख्या 1 से 9 में विभाजित किया गया था। प्रत्येक युद्ध क्षेत्र एक किले के अनुरूप था। किले संख्या 1 से 3 रसातल के प्रवेश द्वार के अनुरूप थे। अंतरिक्ष को मोड़ा और एक दूसरे पर चढ़ाया गया था। वास्तव में ये सबसे दूर की दूरी थी। शक्तिशाली विशेषज्ञों ने बाधाओं की कई परतें खड़ी कर दी थीं, जिससे शक्तिशाली रसातल के राक्षसों को युद्ध क्षेत्र संख्या 1 से 3 में प्रवेश करने से रोका जा सके। युद्ध क्षेत्र संख्या 4 और उससे ऊपर के क्षेत्र रसातल क्षेत्र के साथ अधिक निकटता से जुड़े हुए थे। वहां रसातल के दानवों की संख्या अधिक थी। 40 से ऊपर के स्तर के रसातल दानव आम थे। मानव करियर धारकों की तरह स्तर 40 एक महत्वपूर्ण मोड़ था। रसातल के 40वें स्तर से ऊपर के सभी दानव बहुत शक्तिशाली थे, जिन्हें उच्च स्तरीय दानव कहा जाता था। लिन मोयू ने रसातल और मौलिक युद्ध क्षेत्र के बारे में जानकारी साझा करते हुए कहा, युद्ध क्षेत्र संख्या 3 के सबसे गहरे हिस्से में कुछ क्षेत्र रसातल के प्रवेश द्वार से मिलते हैं। आप वहां असली रसातल देख सकते हैं। वहां राक्षसों की संख्या बढ़ जाती है, अक्सर दानव प्रकट होते हैं, और वहां एक कालकोठरी भी है। निंग यी की आंखें सैन्य योग्यता नामक प्रकाश से जगमगा उठी। अगर राक्षसों की संख्या बढ़ती है, तो क्या इसका मतलब यह है कि सैन्य योग्यताएं भी बढ़ती हैं? उसने खतरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। लिन मोयू के आसपास होने से वह पूरी तरह सुरक्षित महसूस करती थी। लिन मोयू ने जो कुछ भी कहा, वह सब उन सामग्रियों से लिया गया था। वहां पहुंचने पर ही वास्तविक स्थिति का पता चल सकता था। शायद इससे पहले उस दानव शिकार दल पर हुए घेराबंदी के कारण आसपास के बड़ी संख्या में रसातल नरभक्षी वहां चले गए थे। रास्ते में उन्हें ज्यादा लोग नहीं दिखे। कुछ और घंटों तक चलने के बाद नरभक्षी राक्षसों की संख्या अंततः बढ़ गई।
दानवों का शिकार करने वाली टीमों की संख्या में और भी अधिक वृद्धि हुई। महज 3 घंटों के भीतर लिन मोयू और निंग याई का सामना कम से कम 5 दानव शिकार टीमों से हुआ। प्रत्येक टीम का आकार और उसमें शामिल पेशेवर सदस्यों की संख्या अलग अलग थी। एक टीम की संरचना बेहद चरम थी। 6 पेशेवर हत्यारों ने मिलकर एक टीम बनाई। वे चुपचाप आगे बढ़े। राक्षसों को देखते ही उन्होंने तुरंत अपनी छुपने की क्षमता का इस्तेमाल किया और पीछे से हमला कर दिया। हत्यारों के कौशल बहुत शक्तिशाली थे। मूल रूप से एक ही समय में 2 हत्यारे अपनी कौशल क्षमता का उपयोग करके एक ही स्तर के नरभक्षी को पल भर में मार सकते हैं। उन्हें देखकर लिन मोयू को हेल आउटपोस्ट के कालकोठरी में देखे गए ड्रैगन हत्यारों की याद आ गई। असाधारण गुण, अत्यधिक शक्तिशाली विस्फोट शक्ति। वे कंकाल योद्धाओं को पल भर में गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। स्पष्ट रूप से मानव हत्यारे प्रकार के करियर धारक समान थे, जिनकी विस्फोट शक्ति कम प्रभावशाली नहीं थी और उनके पास अधिक कौशल थे। वे अधिक लचीले और विविध थे। लिन मोयू ने यह देखा और महसूस किया कि करियर होल्डर टूर्नामेंट में हत्यारे जैसे करियर होल्डर्स का सामना करने पर उसे सावधान रहना होगा। एक काली रेखा दिखाई दी। काली रेखा अनंत तक दूर तक फैली हुई थी। इसने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। काली रेखा के दूसरी ओर रसातल की दुनिया थी। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन अंदर जाना नामुमकिन था। पाताल लोक से राक्षस और दानव भी आसानी से बाहर नहीं आ सकते थे। एक अदृश्य शक्ति ने दोनों दुनियाओं को अलग कर दिया था। जब इसे छुआ गया तभी इसमें लहरें दिखाई दी, जो पानी की तरह फैलती गईं। यह स्थानिक वलन था, जहां 2 दुनियाएं टकराईं, जिससे एक विचित्र दृश्य का निर्माण हुआ। अंदर अथाह खाई है। ये बहुत डरावनी दिखती है, निंग याई ने विस्मय से कहा। बाहर खड़े होकर वे घोर अंधेरे रसातल की दुनिया में खून से लाल आंखों के जोड़े देख सकते थे, जो रक्तपिपासु और क्रूर थे। वे यहां से रसातल की दुनिया में देख सकते थे, और रसातल की दुनिया भी यहां से देख सकती थी। लिन मोयू को एक कहावत याद आई, जब आप अथाह गहराई में झांकते हैं तो अथाह गहराई भी आपकी ओर देखती है। कभी कभी स्थानिक मार्ग खुल जाते थे और अंदर से राक्षस और दानव झुंड में बाहर निकल आते थे। अचानक आकाश से एक चीख सुनाई दी। मानव शरीर और सांप की पूंछ वाला एक रसातल दानव हवा से नीचे गिरा। जमीन पर गिरने के बाद वह 2 बार फड़फड़ाया, फिर शांत हो गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C-153। अध्याय 153 रेशियो 153। अध्याय 153। शैतान का नाम लो और वह मर जाएगा। एक रसातल का दानव आकाश से मृत होकर गिरा और हवा में एक मानव आकृति प्रकट हुई। उसने एक खंजर पकड़ रखा था जो तेज सफेद रोशनी से चमक रहा था, बहुत ही चकाचौंध करने वाला। प्लेटिनम का हथियार। न केवल हथियार बल्कि उसका उपकरण भी प्लेटिनम ग्रेड का था। यह एक उच्च स्तरीय करियर धारक था जिसने दूसरा संक्रमण पूरा कर लिया था और 40 से अधिक स्तर का था, एक हत्यारा प्रकार का व्यक्ति। उसने एक ही वार में लेवल 38 के एबिस दानव को मार डाला था। राक्षस की मृत्यु के बाद ही उसने अपना असली रूप प्रकट किया। वह पहले भी गुप्त अवस्था में रह चुका था। यहाँ 40 से अधिक स्तर के कई पेशेवर सैनिक थे जो सैन्य योग्यता अर्जित करने के लिए राक्षसों का वध कर रहे थे। यहाँ 40 से अधिक स्तर के उच्च स्तरीय दानव शायद ही कभी दिखाई देते थे, इसलिए उच्च स्तरीय करियर धारकों के लिए ये सुरक्षित था। रसातल के दानव को मारने के बाद उसने ठंडे दिमाग से आसपास का जायजा लिया और तेजी से उड़ गया। वह कैसे उड़ सकता है? लिन मोयू ने आश्चर्य व्यक्त किया। एक हत्यारा बनने की राह पर चलने वाला व्यक्ति 40वें स्तर तक पहुंचने से पहले कैसे उड़ सकता है? निंग याई ने झट से अपना हाथ उठाया और कहा, मुझे ये पता है। लेवल 40 के बाद करियर धारकों के लिए उड़ान क्षमता हासिल करने के कई तरीके हैं। एक कौशल है जिसे पवन पंख कहा जाता है, जो दूसरों को उड़ने की क्षमता प्रदान कर सकता है। लेकिन इस कौशल में महारत हासिल करना आसान नहीं है, कई ऋषि इसे नहीं जानते हैं। दूसरे रूपांतरण को पूरा करने के बाद पैगंबरों को ऋषि की उपाधि दी जाती थी। दूसरा है उड़ने की औषधि। इसे लेने से उड़ने की क्षमता तो मिलती है, लेकिन गति बहुत धीमी होती है और अवधि बहुत कम होती है। विंड विंग रिंग्स नामक उपकरण भी हैं, लेकिन वे महंगे हैं और उनमें केवल उड़ान की विशेषता होती है, जो बहुत व्यावहारिक नहीं है। निंग याई ने जल्दी से वह सब कुछ बता दिया जो वह जानती थी। ऐसा लग रहा था मानो वह प्रशंसा की प्रतीक्षा कर रही हो।
लिन मोयू ने उसके सिर पर थपथपाया और निंग येई ने आनंद से अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये जानकारी उनके लिए ज्यादा मददगार नहीं थी। ऋषि कौशल का प्रयोग कंकालों पर नहीं किया जा सकता था, इसलिए कंकाल उड़ नहीं सकते थे। उसका उड़ पाना मात्र ही बेकार था। कम से कम अब उसे समझ आ गया था कि यह कैसे काम करता है। निंग येई के अनुमान के अनुसार उस हत्यारे ने अभी अभी विंड विंग रिंग का इस्तेमाल किया था। लिन मोयू ने अपनी उंगली के सिरे के चारों ओर हवा के तत्वों को घूमते हुए भी देखा था। वे काली रेखा के साथ साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने कई और पेशेवर लोगों को देखा। कुछ लोग टीमों में काम कर रहे हैं, कुछ अकेले। अकेले काम करने वाले अधिकांश लोग 40वें स्तर से ऊपर के उच्च स्तरीय करियर धारक थे। उनके लिए यहां बहुत सुरक्षित था। सचमुच, यहां राक्षसों से ज्यादा इंसान है। वे कहते हैं कि रसातल के राक्षसों का शिकार करो, लेकिन हमें एक भी नहीं मिल रहा है। जो एक दो हमें दिख भी जाते हैं, उन्हें दूसरे छीन लेते हैं। निंग येई ने थोड़ी शिकायत की। वे वहां पहुंचने के बाद से आधे घंटे से चल रहे थे, लेकिन उन्होंने केवल कुछ नरभक्षी सांपों को ही मारा था। उन्होंने एक भी रसातल दानव नहीं देखा था। कभी कभार दूर से नजर आने वाला कोई दानव पलक झपकते ही मारा जाता था। वहां राक्षसों से ज्यादा मनुष्य थे। लिन मोयू ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, हम और गहराई में जाते रहेंगे। आखिरकार हमें कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, चीखें गूंज उठी, जो तीखी थी और दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। उन्होंने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा। अचानक हवा में एक समूह प्रकट हुआ और उसने एक मानव करियर धारक को निगल लिया। पलक झपकते ही उस शख्स की हड्डियां तक नहीं बची। यहां तक कि उसका सारा सामान भी राक्षसों ने पूरी तरह से खा लिया था। वे जानते थे कि पाताल लोक के राक्षस कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वे मानव निर्मित उपकरण भी खा लेंगे। आकाश से एक छल्ला गिरा। प्लेटिनम से बने उपकरणों की अनूठी रोशनी से अंगूठी जगमगा उठी और उसके चारों ओर हवा के तत्व घूम रहे थे। लिन मोयू की आंखें सिकुड़ गईं, ये वही है। निंग येई भी चौंक गई, ये वही हत्यारा है जो थोड़ी देर पहले मिला था। ये वास्तव में वही उच्च स्तरीय हत्यारा था जो पहले भी इस पेशे में था, और अब यहां राक्षसों द्वारा निगल लिया गया है। ये तो उच्च पदस्थ अधिकारी था। उसकी अचानक मृत्यु कैसे हो गई? निंग येई ने विस्मय से कहा। वे अभी यही कह रहे थे कि उच्च पदस्थ करियर धारक यहाँ बहुत सुरक्षित हैं, बस उन्हें सैन्य योग्यता अर्जित करनी होती है। उसकी अचानक मौत कैसे हो गई? उसकी हड्डियां भी नहीं बची, उसे पूरी तरह से खा लिया गया था। वहां कई राक्षस दावत उड़ा रहे थे, जिनमें से एक विशेष रूप से खास था। उसका पूरा शरीर धुएं की तरह हवा में अस्पष्ट रूप से तैर रहा था। लिन मोयू ने डिटेक्शन का प्रदर्शन किया। अगाध छाया दानव, उच्च स्तरीय दानव, स्तर 40, शक्ति 18,000, फुर्ती 22,000, आत्मा 5,000, संविधान 15,000, कौशल उलझाना, छाया रूप धारण करना। विशेषताएं: छुपकर किए गए हमलों को भेदने की क्षमता, शारीरिक क्षति आदि हो जाती है। इन विशेषताओं को देखकर लिन मोयू थोड़ी हैरान रह गई। दरअसल वह 40वें स्तर का एक उच्च स्तरीय दानव था। ये विशेषताएं पहले ही कई कालकोटरी के बॉस को पीछे छोड़ चुकी थीं। कुल मिलाकर ये लेवल 39 की एलिमेंटल क्वीन से बहुत ज्यादा खराब नहीं थी। लेवल 40 और 39 के बीच वास्तव में बहुत बड़ा अंतर था। एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी पर। इसकी एंटेंगल स्किल किसी करियर धारक की गति को काफी हद तक कम कर सकती है, जिससे आक्रमण शक्ति में भारी कमी आ सकती है और भागने की संभावना खत्म हो सकती है। छुपकर की जाने वाली चालों को भांप लेने की क्षमता हत्यारे जैसे पेशों की स्वाभाविक शत्रु थी। शारीरिक क्षति आदि हो जाने के साथ साथ ये शारीरिक हमलों से और भी अधिक निर्भीक हो गया था। इसके अस्तित्व के साथ साथ कुछ अन्य स्तर 38-39 के रसातल राक्षसों ने ये स्पष्ट किया कि उस हत्यारे की इतनी दुखद मृत्यु क्यों हुई थी। लिन मोयू की खोज ने भी उनका ध्यान आकर्षित किया। शैडो डेमन ने चीखते हुए कहा, एक छोटा सा लेवल 26 का बच्चा यहाँ आने की हिम्मत कैसे करता है? आज हमारे पास अतिरिक्त भोजन है। अतिरिक्त भोजन। छाया दानव और 1 दर्जन से अधिक दानव क्रूरता से मुस्कुराते हुए लिन मोयू और निंग येई की ओर दौड़े। एक व्यक्ति के लिए ये सबके बीच बांटना पर्याप्त नहीं था। लिन मोयू और निंग येई को भी गिन ले तो ये बस एक नाश्ता ही था। बैटलफील्ड नंबर 3 में 40 से ऊपर के स्तर के दानव शायद ही कभी दिखाई देते थे।
उन्हें इतनी अचानक किसी दानव से सामना होने की उम्मीद नहीं थी। लिन मोयू बिल्कुल निडर थी। किले से निकलने के बाद से बोन आर्मर ने कभी रुकना नहीं छोड़ा था। हड्डी के कवच के साथ अगर ये राक्षस उसे कुतरते भी हैं, तो इसमें आधा दिन ही लगेगा। अब एकमात्र समस्या ये थी कि वह उड़ नहीं सकता था, और न ही कंकाल योद्धा उड़ सकते थे। अगर राक्षस भागना चाहते तो वह उन्हें पकड़ नहीं पाता। इसलिए बेहतर यही था कि वे करीब आ जाएं। भयंकर रूप से आगे बढ़ते राक्षसों का सामना करते हुए निंगियाई तुरंत लिन मोयू के पीछे छिप गई और बहुत डरे होने का नाटक करने लगी। वह जितना ज्यादा ऐसा व्यवहार करती थी, राक्षस उतने ही ज्यादा उत्तेजित हो जाते थे। छिपने की कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। तुम तो निश्चित रूप से मर जाओगे। मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगा और तुम्हारा खून चूस लूंगा। दफा हो जाओ, तुम पिशाच दानव नहीं हो। कैसा खून? बिना खून के स्वाद अच्छा नहीं होता। मैं जांघें खाना चाहता हूं, कोई मुझसे इसके लिए झगड़ा न करे। मैं सिर को कुतरूंगा, मुझे दिमाग सबसे ज्यादा पसंद है। राक्षस क्रूर मुस्कान के साथ पास आ रहे थे। जब वे 10 मीटर से भी कम दूरी पर थे, तो लिन मोयू ने अपना हाथ उठाया। लाल बत्ती चमकी। कौशल, धीमा अभिशाप। एक विशाल लाल जाल गिरा और उसके नीचे गहरे लाल रंग की बेड़ियां दिखाई दी। अचानक ही सारी भयंकर हंसी रुक गई। अभिशाप? क्या चल रहा है? गति में अचानक हुए बदलाव के कारण राक्षस अनुकूलन करने में असमर्थ हो गए। अपनी गति को रोकने में असमर्थ, वे सभी नीचे गिर पड़े। वे जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिरे। कई लिन मोयू में जा गिरे। बोन आर्मर ने सफेद रोशनी चिमकाई, जिससे वे वापस जमीन पर गिर पड़े, और उनका गिरना और भी बुरा हो गया। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया कर पाते, कंकाल योद्धाओं की घनी पंक्तियां प्रकट हो गईं। उन्होंने बिना किसी चूक के चारों ओर से राक्षसों को घेर लिया। जहां संभव हो वहां दबाना, जहां संभव हो वहां खींचना, उन्हें मुक्त होने का कोई मौका न देना। जैसे ही वे प्रकट हुए, कंकाल योद्धाओं ने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करते हुए अपनी तलवारों से वार करना शुरू कर दिया। फिर वे मांस काटने के मूड में आ गए। राक्षसों की चीखें कभी तेज तो कभी धीमी होती रहीं। अगाध छाया दानव लगातार संघर्ष करता रहा, फिर अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। उसका शरीर धुएं की तरह छाया में बदल गया। कौशल, छाया रूप। छाया रूप में, छाया दानव अपना भौतिक रूप खो देता है, हल्के धुएं की तरह हो जाता है, और सभी शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित हो जाता है। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। लिन मोयू ने ठंडी सांस ली, उसके हाथ से आग की लपटें उठ रही थी। कौशल, आत्मा की अग्नि। छाया रूप में भी, रसातल छाया दानव मानसिक हमलों से प्रभावित होता था। जैसे जैसे छाया दानव का शरीर लगातार विकृत होता गया, चीखें गूंजने लगी। कंकालनुमा जादूगर प्रकट हुए, और अनगिनत मंत्रों ने उस पर आग केंद्रित कर दी। पहले इस पर कंकाल योद्धाओं के कौशल से हमला किया गया। अगर इसकी आधी शारीरिक क्षति की विशेषता न होती, तो यह मौके पर ही मर जाता। फिर उस पर सोल फायर से हमला हुआ, और अब 100 से अधिक कंकाल जादूगर आग बरसा रहे थे। छाया दानव तैयार नहीं था। उसने सोचा था कि अपने अधीनस्थों के साथ युद्ध क्षेत्र संख्या 3 में आकर वह खुलकर हत्या कर सकता है और पेट भर खा सकता है। लेकिन कुछ भी हासिल करने से पहले ही यह खत्म हो गया। अपने अंतिम क्षण में, उसने निंग येई के प्रसन्न चेहरे को देखा। डर कहाँ गया? ये सब एक नाटक था। हमें धोखा दिया गया। अपनी अंतिम चेतना के साथ ही उसकी मृत्यु हो गई। लेवल 40 के रसातल छाया दानव को मारा। अनुभव जोड़ 2000 सैन्य योग्यता जोड़ 1000। दानव क्रिस्टल प्राप्त हुआ। एक लेवल 40 एबिस डेमन 1000 सैन्य योग्यताओं के बराबर था। उन्हें और निंग येई को 500-500 रुपये मिले। निंग येई के सैन्य बैच से चमकदार सफेद रोशनी निकल रही थी। एक एक करके तारे दिखाई देने लगे, और देखते ही देखते 10 तारे हो गए। फिर सफेद रोशनी चांदी जैसी हो गई। निंग येई का सैन्य बैज चांदी के लेफ्टिनेंट बैज में बदल गया। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C154। अध्याय 154। अध्याय 154। बूढ़े निंग को किसी भी कीमत पर पता नहीं चलना चाहिए। अगाध छाया दानव की मृत्यु हो गई। अपने नेता की मृत्यु के बाद बचे हुए रसातल के दानव निराशा में डूब गए। चीख पुकार के बीच उन सभी के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। जैसे जैसे सैन्य उपलब्धियां बढ़ती गईं, सैन्य बैज चमकते रहे।
इस लहर से लिन मोयू और निंग यी दोनों ने 1200 सैन्य योग्यताएं प्राप्त की। शैडो डेमन की कीमत सबसे अधिक थी, 1000 गुणों के साथ, प्रत्येक गुण के लिए 500। बाकी 14 दानव 40वें स्तर से नीचे के थे। प्रत्येक का मूल्य 100 पुण्य है, जिसे दो लोगों के बीच 50-50 पुण्य के हिसाब से बांटा गया है। लिन मोयू की सैन्य उपलब्धियों का आंकड़ा एक बार फिर 3000 से अधिक हो गया। निंग यी का आंकड़ा 1800 तक पहुंच गया। गुणों और अनुभव के अलावा उन्हें एक दानव क्रिस्टल भी प्राप्त हुआ। ये बाय युवान के मिशन की आवश्यकताओं में से एक थी। यहां आकर रसातल के राक्षसों को मारे और दानव क्रिस्टल प्राप्त करें। ऐसा प्रतीत होता है कि बाय युवान ने भविष्यवाणी की थी कि लिन मोयू का सामना 40 से अधिक स्तर के राक्षसों से होगा, इसलिए उसने मिशन को समय से पहले ही सौंप दिया था। निंग यी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब से मैं बहुत डरी होने का नाटक करूंगी ताकि उन्हें नीचे बुलाकर मार सकूं। इस तरह हमें उनके भाग जाने की चिंता नहीं होगी। यह एक तरीका तो था, लेकिन अचूक नहीं था। लिन मोयू ने कहा, मुश्किल सिर्फ दूर से हमला करने की क्षमता वाले राक्षसों का सामना करने में है। राक्षसों की अनगिनत किस्में थीं, और उनमें से कई दूर से हमला करने में सक्षम थे। अगर उनका सामना उनसे हो जाता, तो राक्षस आकाश में छिपकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे, जब चाहे हमला कर सकते थे और जब चाहे गायब हो सकते थे। ये बहुत ही परेशानी भरा होगा। राक्षस दानव नहीं थे, उनमें बुद्धि थी और वे कमजोर पड़ने पर भाग जाते थे। उम्मीद है कि 30वें स्तर पर प्रासंगिक कौशल उपलब्ध होंगे। उनका अनुभव पहले से ही लेवल 26 के 89% पर था, जो लेवल अप करने से ज्यादा दूर नहीं था। लेवल 30 पर पहुंचकर वह जूनियर स्किल स्क्रॉल का उपयोग करके नए कौशल सीख सकता था। शायद तब स्थिति में सुधार हो जाए। समर कैपिटल यूनिवर्सिटी में व्हाइट गॉड के प्रांगण में मेंग एनवेन ने बाय युवान को एकटक देखा। आमतौर पर शांत रहने वाली मेंग एनवेन ने शायद ही कभी इस तरह का भाव दिखाया हो। क्या तुम पागल हो गए हो? वह बुदबुदाया। बाय युवान हंसते हुए बोली, मैं पागल कैसे हो सकती हूँ? मैं तो इस बच्चे की सहनशक्ति देखना चाहती हूँ। टायरेंट रेजर्ट का विशाल कालकोठरी उसे हरा नहीं सका, बल्कि इससे उसे काफी अंक अर्जित करने का मौका मिला। वह हेल डिफिकल्टी वाले ड्रैगन फ्रंटलाइन आउटपोस्ट डंजन को भी अकेले ही पार कर सकता था। उसने 10,000 से अधिक हेल हाउंड्स को आसानी से मार गिराया। मुझे लगता है कि यह एलिमेंटल सीक्रेट रियल्म भी उसे हैरान नहीं कर पाएगा। मेंग एनवेन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, यह कैसे एक समान है? एलिमेंटल सीक्रेट दायरे का स्तर क्या है, और वे कालकोठरी किस स्तर की थी? एलिमेंटल क्वीन के गुण 40वें स्तर के उच्च स्तरीय राक्षसों के बराबर हैं, और आप जानते हैं कि उसके कौशल कितने शक्तिशाली हैं। लिन मोयू के पास कई कंकाल हैं, लेकिन एलिमेंटल क्वीन सामूहिक हमलों से नहीं डरती। बाय युवान को जरा भी चिंता नहीं थी। कोई बात नहीं, अगर वो जीत नहीं सकता तो कम से कम भाग तो सकता है। कभी कभार हारना अच्छा होता है, कम से कम इस बच्चे की सीमाओं का पता तो चल जाता है। अगर मैं उसे थोड़ा सा भी कष्ट न सहने दूं, तो क्या इससे मैं बेकार नहीं साबित हो जाऊंगा? अगर उसकी मौत भी हो जाए तो कोई बात नहीं। सोल हॉल की छाप के साथ, उसकी वास्तव में मौत नहीं होगी। और सिर्फ एलिमेंटल सीक्रेट दायरे तक ही सीमित नहीं, मैंने उसे बैटलफील्ड नंबर 3 पर जाने के लिए भी कहा, रसातल की सीमा पर जाकर राक्षसों को मारने के लिए, और वहां रसातल चौकी कालकोठरी को भी चलाने के लिए। मेंग एनवेन ने बाय युवान के उदासीन भाव को घूर कर देखा। अचानक वह मुस्कुराया, क्या तुम कुछ भूल गए हो? क्या बाय युवान को नहीं लगता था कि वह कुछ भूला है? बूढ़े निंग की पोती लिन के साथ है। उसके पास सोल हॉल का कोई निशान नहीं है। अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, बूढ़ा निंग शायद तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। थप्पड़। बाय युवान ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा और कहा, ध तेरे की, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। हमें क्या करना चाहिए? क्या मुझे जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए और वापस लाना चाहिए? बाय युवान को घबराया हुआ देखकर मेंग एनवेन और भी खुशी से मुस्कुराए, अब तुम डर गई। पर सब ठीक हो जाएगा। हालांकि यी के पास सोल हॉल का निशान नहीं है, लेकिन ओल्ड निंग ने उस पर आत्मा सुरक्षा मंत्र जरूर डाला होगा। आत्मा संरक्षण मंत्र सुनकर बाय युवान को आखिरकार राहत मिली। आपने पहले ऐसा क्यों नहीं कहा? मैं बस तुम्हें अगली बार और अधिक सावधान और सतर्क रहने के लिए कह रहा हूं, मेंग एनवेन ने धीरे से कहा और अपनी आंखें फिर से बंद कर ली।
बाय युवान अब पूरी तरह से निश्चिंत हो गया और चाय का प्याला उठाते हुए बोला, तो फिर सब ठीक होना चाहिए। अगर पाताल लोक की सीमा पर उनका सामना उच्च स्तर के राक्षसों से भी हो जाता है, तो सबसे बुरी स्थिति में वे बस मरेंगे और वापस आ जाएंगे। मरकर वापस आने का क्या मतलब है? निंग ताइरान के अंदर आते ही अचानक एक आवाज सुनाई दी। वह भारी मन से बैठ गया, मरकर वापस आने का क्या मतलब है? बाय युवान ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, कुछ नहीं, आपने गलत सुना। ये बात कही ही नहीं जा सकती। बूढ़े निंग को ये बात बिल्कुल नहीं बताई जानी चाहिए, अन्यथा ये छोटा सा आंगन शायद ही बच पाता। निंग ताइरान ने पूछा, तुमने उस बदमाश को किस मिशन पर भेजा है? वह लिन मोयू के बारे में पूछ रहा था, लेकिन निंग ताइरान वास्तव में ये जानना चाहता था कि निंग यही कहाँ गई थी। बाय युवान ने कहा, तत्वीय युद्ध क्षेत्र में चलते हैं। चिंता मत करो, लिन के साथ तुम्हारी प्यारी पोती सुरक्षित रहेगी। इसके अलावा तुमने आत्मा सुरक्षा मंत्र का जाप किया है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं हो सकती। निंग ताइरान ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अगर मेरी पोती को कुछ हुआ तो मैं सबसे पहले तुमसे हिसाब चुकता करूंगा। बाय युवान ने मुस्कुराते हुए शांति से कहा, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। उसने निंग ताइरान को ये बताने की हिम्मत नहीं की कि लिन मोयू और निंग येई वास्तव में कहाँ गए थे। मेंग अनवेन आंखें बंद करके आराम कर रहा था, हंसने से खुद को रोकने की कोशिश में उसके होठों के कोने फड़क रहे थे। युद्ध क्षेत्र संख्या 3 की खाई की सीमा पर अचानक कोहरा छंट गया और एक काला द्वार दिखाई दिया। पोर्टल के पीछे खून जैसे लाल रंग की आंखों के जोड़े दिखाई दिए। अगाध ऊर्जा बिना किसी बाधा के युद्ध क्षेत्र संख्या 3 में प्रवेश कर गई। जैसे ही रसातल की ऊर्जा युद्ध क्षेत्र में फैली, रसातल के नरभक्षी एक के बाद एक प्रकट होने लगे। पलक झपकते ही युद्ध क्षेत्र संख्या 3 के विभिन्न कोनों में 1000 से अधिक नरभक्षी प्रकट हो गए। रक्त जैसी लाल आंखों वाले राक्षस काले द्वार से बाहर निकल आए, एक के बाद एक राक्षस नीचे उतरते चले गए। पलक झपकते ही बैटलफील्ड नंबर 3 में पूरे 20 राक्षस प्रकट हो गए। हा, मानव जगत, ये राक्षस आ गया है। ये दानव उस पौराणिक स्वादिष्ट मानव मांस का स्वाद चखने आया है। मनुष्यों, अपनी गर्दन धोल लो और प्रतीक्षा करो। राक्षस जोर जोर से हंसने लगे, उनकी हंसी कान बहरा कर देने वाली थी। आकाश से भीषण जादुई हमले बरसने लगे और वे सब उसमें समा गए। पाताल लोक के राक्षस स्तब्ध रह गए और क्रोध से दहाड़ने लगे। कौन, किस कमीने की हिम्मत हुई इस राक्षस पर छुपकर हमला करने की? आह, बहुत दर्द हो रहा है। ये राक्षस तुम्हें मार डालेगा। तुम मर रहे हैं। एक गूंज के साथ लाल बत्ती नीचे उतरी। सभी राक्षसों के सिर के ऊपर लाल हथकड़ियां दिखाई देने लगी। गुस्से भरी दहाड़ें अचानक बंद हो गईं। कंकाल योद्धाओं ने उनका पीछा किया, ऊंची छलांग लगाए और राक्षसों पर कूद पड़े। उन्होंने राक्षसों को अपने सभी अंगों से जकड़ लिया, उन्हें भागने का मौका नहीं दिया। शाप के प्रभाव में आने के बाद इन राक्षसों के बचने की संभावना पहले ही खत्म हो चुकी थी। जैसे ही कंकाल योद्धाओं की तलवारें उनके शरीरों पर गिरी, मांस के टुकड़े उड़ने लगे और चीखें लगातार गूंजने लगी। पंख काट दिए गए, अंग अलग कर दिए गए, राक्षसी रक्त फव्वारों की तरह बह निकला। एलिमेंटल बैटलफील्ड की काली मिट्टी और भी अधिक काली हो गई। इसी क्षण कई रसातल नरभक्षी जीवों के शव फेंके गए और वे रसातल के राक्षसों के सिर पर जा गिरे। बूम बूम बूम। कौशल, लाश विस्फोट। लिन मोयू ने रसातल नरभक्षी के शवों को हवा में ही विस्फोटित कर दिया। यद्यपि रसातल नरभक्षी जीवों का स्तर और गुण रसातल राक्षसों से निम्न थे, फिर भी उनकी जीवन शक्ति कमजोर नहीं थी। कॉप्स एक्सप्लोजन के 30 गुना प्रवर्धन के साथ एबिस मैन ईटर्स की जीवन शक्ति के 600% के साथ हमला करना। एक विस्फोट शायद ठीक रहेगा, ये राक्षस शायद इसे सहन कर सके। लेकिन लगातार कई विस्फोटों के हमलों के आगे तो रसातल के राक्षस भी टिक नहीं पाए। स्तर 38 के रसातल दानव को मारा। अनुभव जोड़ 1,900,000। सैन्य योग्यता जोड़ 100। दानव रक्तसार प्राप्त हुआ। स्तर 39 के रसातल दानव को मारा। अनुभव जोड़ 1,950,000। सैन्य योग्यता जोड़ 100। दानव रक्तसार प्राप्त हुआ। विस्फोटों के बाद रसातल के राक्षसों का वह समूह जो अभी अभी युद्ध क्षेत्र संख्या 3 में प्रवेश कर चुका था, यथासंभव पूरी तरह से नष्ट हो गया। उन्हें उड़कर भागने का मौका भी नहीं मिला और वे शायद इतिहास की सबसे तेज गति से मर गए।
किसने उन्हें इतना बदनसीब होने को कहा कि वे लिन मोयू के ठीक सामने प्रकट हो? 20 रसातल राक्षसों को तुरंत मार गिराने के बाद लिन मोयू और निंग येई दोनों ने 1000 सैन्य योग्यताएं और प्राप्त की। तो ये रसातल और मानव जगत के बीच का स्थानिक मार्ग है। निंग येई ने उत्सुकता से दर्जनों मीटर दूर स्थित उस स्थानिक मार्ग को देखा। लगभग 10 मीटर ऊंचे काले पोर्टल में घोर अंधेरी रोशनी टिमटिमा रही थी, और कभी कभी उस पर बिजली चमक रही थी। पोर्टल के आसपास का स्थान विकृत हो गया, पानी की लहरों की तरह लगातार हिलता डुलता रहा। लिन मोयू के लिए भी ये पहली बार था जब उन्होंने किसी स्थानिक चैनल को प्रत्यक्ष रूप से देखा था। अगाध संसार और मानव संसार का टकराव और जुड़ाव। विशिष्ट चैनलों के अलावा कभी कभी प्राकृतिक रूप से अस्थायी चैनल भी बन जाते थे। ये अस्थायी चैनल अधिकतर लंबे समय तक नहीं टिकते थे, केवल कुछ मिनटों या उससे भी कम समय के लिए ही मौजूद रहते थे। और वे मार्ग नाजुक थे, केवल उन राक्षसों को ही समाहित कर सकते थे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे। लिन मोयू और निंग येई दोनों ही उस स्थानिक चैनल के बारे में समान रूप से उत्सुक थी। रसातल लोक ठीक उसके पीछे था। अगाध ऊर्जा लगातार स्थानिक चैनल से मौलिक युद्ध क्षेत्र में प्रवाहित हो रही थी, जो एक के बाद एक अगाध नरभक्षी जीवों में परिवर्तित हो रही थी। ओह, और भी राक्षस बाहर आ रहे हैं। स्थानिक चैनल में खून जैसे लाल रंग की आंखों के और भी जोड़े दिखाई दिए। लिन मोयू को एक विचार आया। कंकाल योद्धाओं ने तुरंत एक दानव का शव अंतरिक्ष चैनल की ओर फेंक दिया। जैसे ही शव स्थानिक चैनल में प्रवेश किया, लिन मोयू ने अपनी क्षमता को सक्रिय कर दिया। एक भीषण विस्फोट के साथ पूरा अंतरिक्षीय चैनल बुरी तरह हिल गया। स्तर 37 के रसातल दानव को मारा। अनुभव जोड़ 1,850,000, सैन्य योग्यता जोड़ 100। स्तर 38 के रसातल दानव को मारा। अनुभव जोड़ 1,900,000, सैन्य योग्यता जोड़ 100। स्तर 39 के रसातल दानव को मारा। अनुभव जोड़ 1,950,000, सैन्य योग्यता जोड़ 100। संपर्क सेवा की शर्तें विनाशकारी जादूगर। सी 155। अध्याय 155। 155। अध्याय 155। कंकाल योद्धाओं की पहली हार। कई सारे संकेत दिखाई दिए। सैन्य उपलब्धियों की प्रचुरता के कारण उनके सैन्य बैज चमकदार चांदी की रोशनी से जगमगा उठे। महज एक धमाके से उन दोनों को 3,000,000 सैन्य योग्यताएं प्राप्त हुई। लाश विस्फोट ने पूरे 60 रसातल राक्षसों को नष्ट कर दिया था। असरदार। लिन मोयू बेहद खुश थी, ये सचमुच काम कर गया। इसका मतलब ये था कि रसातल की दुनिया में प्रवेश करने के बाद शव में विस्फोट हो गया था। लाश विस्फोट की मारक क्षमता 90 मीटर थी, और सभी राक्षस 5-6 मीटर लंबे या उससे भी बड़े थे। एक साथ 60 लोगों को मारना इस बात का संकेत था कि वहां बहुत सारे राक्षस एक साथ जमा थे। लिन मोयू ने अपने मन में उस दृश्य की कल्पना की। स्थानिक मार्ग प्रकट हुआ, और अनगिनत राक्षस बाहर आने के लिए दौड़ पड़े। इसलिए वे सभी एक साथ ठसाठस भरे हुए थे। फिर एक लाश उड़कर आए और उसमें विस्फोट हो गया। एक ही धमाके में इतने सारे लोगों की मौत। कुछ बार घुमाने के बाद स्थानिक चैनल धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट आया। ऐसा प्रतीत हुआ कि यह स्थानिक चैनल कुछ और समय तक कायम रह सकता है। निंग येई ने खुशी से कहा, कितने सारे सैन्य पुरस्कार। और विस्फोट करो, और विस्फोट करो। लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, थोड़ा इंतजार करो। उन्होंने अभी अभी एक विस्फोट किया था, इसलिए दूसरी तरफ के राक्षस अभी तक इकट्ठा नहीं हुए होंगे। अब दोबारा विस्फोट करना उतना कारगर नहीं होगा। ठीक 1 मिनट बाद रक्त जैसे लाल रंग की आंखों के जोड़े फिर से उस स्थानिक चैनल पर दिखाई दिए। राक्षस एक बार फिर एकत्रित हो गए थे। कंकाल योद्धाओं ने एक बार फिर एक दानव के शव को अंतरिक्षीय मार्ग की ओर फेंक दिया। इसी विधि का अनुसरण करते हुए दानव का शव अंतरिक्षीय मार्ग में प्रवेश कर गया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। अगाध दैत्य को मार डाला। अगाध दैत्य को मार डाला। प्रॉम्प्ट्स की एक और श्रृंखला दिखाई दी। जो सैन्य बैज अभी कुछ देर पहले मंद पड़ गए थे, वे फिर से तेज रोशनी से चमकने लगे। 2000 से अधिक सैन्य उपलब्धियां। लिन मोयू की सैन्य उपलब्धियों का आंकड़ा 8500 तक पहुंच गया था, जो 10,000 से कुछ ही कम था। तब वह एक सितारा लेफ्टिनेंट बन जाएगा। निंग येई की सैन्य उपलब्धियों का आंकड़ा भी 7,900 तक पहुंच गया था। इससे पहले किसी ने भी इतनी आसानी से सैन्य योग्यता हासिल नहीं की थी।
विस्फोट के परिणाम स्वरूप स्थानिक चैनल फिर से मुड़ गया। ऐसा लग रहा था कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है। मूल रूप से यह अधिक समय तक अस्तित्व में रह सकता था, लेकिन 2 लाश विस्फोटों के कारण इसके अस्तित्व की अवधि बहुत कम हो गई। स्थानिक चैनल की विकृतियां और भी तीव्र होती गईं। लिन मोयू जानती थी कि अब इससे उबरना संभव नहीं है। कितनी अफसोस की बात है, यह एक दुर्लभ अवसर था। अगर वे 2 और लहरों को ध्वस्त कर सकें, या कम से कम एक को भी, तो वह एक सितारा लेफ्टिनेंट बन सकता है। अब ऐसा लग रहा था कि उन्हें भविष्य में एक और अवसर के लिए इंतजार करना पड़ेगा। अचानक घुमावदार स्थानिक चैनल एकदम स्थिर हो गया। लिन मोयू ने खुशी जताते हुए कहा, हम और भी धमाके कर सकते हैं। अगले ही पल उसकी आत्मा मानो उसके शरीर से निकल गई। अंतरिक्षीय मार्ग से लपटें बेतहाशा उठ रही थीं, और उसके पीछे एक विशाल आंख दिखाई दी। लिन मोयू ने बिना सोचे समझे तुरंत निंग यी को खींचकर दूर कर दिया। लिन मोयू, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। स्थानिक चैनल के पीछे से एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। लिन मोयू के कानों में तेज झंझनाहट होने लगी, जिससे उसकी सुनने की क्षमता अस्थायी रूप से चली गई। निंग यी ने भी भौहें चढ़ाईं, स्पष्ट रूप से वह बहुत दर्द में थी। अंतरिक्षीय चैनल के पीछे से मृत्यु किरणों की धाराएं निकली और लिन मोयू पर जा गिरी। हड्डी का कवच धमाके के साथ चकनाचूर हो गया। लिन मोयू पीछे की ओर उड़कर जा गिरी, जिससे कंकालों को भारी क्षति पहुंची। सभी कंकालों को एक साथ चोट लगी थी। कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़े और घनी पंक्ति में खड़े होकर ढाल बन गए। मृत्यु की किरणों ने कंकाल योद्धाओं पर हमला किया और उन्हें पल भर में चकनाचूर कर दिया। 1 2 3 बिना किसी अपवाद के पल भर में मौत। बुलावा स्थल में कंकाल योद्धाओं की संख्या तेजी से घट रही थी। जब कंकाल योद्धा मरते थे, तो बुलावा स्थल में उनकी संख्या उसी अनुपात में कम हो जाती थी। लिन मोयू को गहरा दुख हुआ। पहले कंकाल योद्धा को बुलाने से लेकर अब तक, वे पहले घायल तो हुए थे, लेकिन कभी मरे नहीं थे। लेकिन अब वे उसे बचाने के लिए बेताब थे। वह इसे स्वयं रोक सकता था, लेकिन तब संभवतः सभी कंकाल योद्धा और कंकाल जादूगर भी मारे जाते। उसकी अपनी रक्षा बहुत कमजोर थी। एक बार अस्थि कवच ढह जाए, तो कंकाल योद्धाओं को अकल्पनीय क्षति होगी। प्रत्येक कंकाल योद्धा केवल एक ही मृत्यु किरण को रोक सकता था। किरणें बिजली की तरह तेज थीं। कड़ी रुकावट के अलावा उनसे बचने का कोई उपाय नहीं था। ज्वाला दानव राजा की आंख से लगातार किरणें निकल रही थीं। हर बार 1 या 2 कंकाल योद्धा उन किरणों से मारे जा रहे थे। पलक झपकते ही 1 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी थी, और यह संख्या अभी भी बढ़ रही थी। लिन मोयू जानती थी कि यह सिलसिला जारी नहीं रह सकता। उसे तुरंत एक विचार आया और उसने कंकाल योद्धाओं को बचे हुए राक्षसी शवों को स्थानिक चैनल की ओर फेंकने का आदेश दिया। लिन मोयू ने उसी समय अपनी क्षमता को सक्रिय किया। कौशल, लाश विस्फोट। बूम बूम बूम, एक के बाद एक विस्फोट होते रहे। विस्फोटों के कारण अंतरिक्षीय मार्ग फिर से मुड़ गया। ज्वाला दानव राजा की मृत्यु किरणों को जबरदस्ती रोक दिया गया। ज्वाला दानव राजा क्रोध में दहाड़ा, लेकिन फिर भी स्थानिक चैनल को स्थिर नहीं कर सका। तभी लिन मोयू ने राहत की सांस ली, ये जानते हुए कि उसका चुनाव सही था। बचे हुए अंतिम कुछ शवों को भी फेंक दिया गया। लिन मोयू ने शांतिपूर्वक उन्हें विस्फोटित कर दिया। स्थानिक चैनल और भी अधिक हिंसक रूप से मुड़ गया, रहने के कगार पर था। लिन मोयू, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। ज्वाला दानव राजा अत्यंत क्रोधित हो गया था। अभी अभी हुए लिन मोयू के 2 विस्फोटों से वास्तव में उसे नुकसान पहुंचा है। हाँ, इसे चोट पहुंचाओ। यहां तक कि इसकी ज्वालाएं भी थोड़ी विकृत थीं। एक नन्ही सी चींटी, एक मच्छर भी पाताल लोक के दानव राजा को नुकसान पहुंचा सकता है। और ये लिन मोयू को 2 बार मारने में विफल रहा, जिससे इसे बेहद शर्मिंदगी उठानी पड़ी। लिन मोयू ने उसकी दहाड़ों को अनसुना कर दिया, यहां तक कि उसे हाथ हिलाकर कहा, अलविदा। मैं भविष्य में तुम्हें उड़ा दूंगा। ज्वाला दानव राजा बार बार दहाड़ते हुए बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, कभी नहीं। स्थानिक चैनल गायब हो गया। तभी लिन मोयू ने राहत की सांस ली। पूरे 20 कंकाल योद्धा नष्ट हो गए थे, जो एक महत्वपूर्ण नुकसान था। लेकिन कम से कम कोई बड़ी घटना नहीं हुई थी। निंग यी ने चिंता से पूछा, मोयू, क्या तुम ठीक हो? लिन मोयू ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं ठीक हूं, बस कुछ कंकाल योद्धाओं को खो दिया। उसकी आंखों में क्रोध की एक झलक दिखाई दी। ज्वाला दानव राजा के प्रति उसकी दुश्मनी अब असहनीय हो गई थी।
भविष्य में किसी दिन वह रसातल में जाएगा और ज्वाला दानव राजा के साथ दानव जीवन के बारे में अच्छी बातचीत करेगा। बेशक वो मुठियों से बात करता है। बार बार पुष्टि करने के बाद कि लिन मोयू को कोई नुकसान नहीं हुआ है, निंग येई ने आखिरकार आराम किया। अभी भी सहमी हुई उसने कहा, उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। ज्वाला दानव राजा बहुत ही नीच है, एक शक्तिशाली दानव राजा ने हम पर घात लगाकर हमला किया। अच्छा हुआ कि ये तुम थे। अगर कोई और पेशेवर होता तो वो तो निश्चित रूप से मर चुका होता। जब मैं भविष्य में काफी शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं इसे रसातल में कई बार छुरा घूमूंगा। निंग येई ने अपनी छोटी मुट्ठियां लहराई, उसका चेहरा उग्र और आक्रोशित लग रहा था। लिन मोयू ने उसके सिर पर थपथपाते हुए उसकी उंगलियों के कोमल स्पर्श को महसूस किया और कहा, मैंने इसे लगातार 2 बार उड़ा दिया। हालांकि मैं इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकी, लेकिन मैंने इसकी बेइज्जती जरूर कर दी। इसका मुझसे नफरत करना स्वाभाविक है, लेकिन कोई बात नहीं। भविष्य में मैं इसे बता दूंगा कि किसकी मुट्ठी बड़ी है। लिन मोयू ने जरा भी भय नहीं दिखाया। वह अभी केवल 26वें स्तर पर था, फिर भी यह उसे मार नहीं सका। भविष्य में इसकी संभावना और भी कम हो जाएगी। उसने कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया और उन्हें आह्वान स्थल में ठीक होने का समय दिया। उस पर पड़ने वाली पहली घातक किरण ने न केवल बोन आर्मर को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उसे भी भारी क्षति पहुंचाई। ये सारा नुकसान कंकालों में स्थानांतरित हो गया और सभी कंकाल योद्धाओं और जादूगरों के बीच साझा हो गया। हमला बहुत जोरदार था और उसका बचाव बहुत कमजोर। महज एक ही वार से सभी कंकाल योद्धा और जादूगर घायल हो गए, और वह भी गंभीर रूप से। बस 3 या 4 और वार और कंकाल बड़ी संख्या में मर जाएंगे। लिन मोयू को एहसास हुआ कि बैटलफील्ड नंबर 1 में प्रतिद्वंद्वी के हमले इतने मजबूत नहीं थे। उस समय बोन आर्मर 1 या 2 सेकंड तक टिक सकता था। इसके विपरीत अब ये पल भर में चकनाचूर हो जाता है। ध्यान रहे कि वर्तमान बोन आर्मर पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। इसका केवल यही अर्थ हो सकता है कि यहाँ रसातल के प्रवेश द्वार के करीब प्रतिद्वंद्वी स्थानिक चैनल के माध्यम से अधिक शक्ति का प्रयोग कर सकता है। हालांकि वह मौखिक रूप से अपने प्रतिद्वंद्वी को नीचा दिखाता था, लेकिन अपने दिल में लिन मोयू ने कभी भी ज्वाला दानव राजा को कम नहीं आंका। आखिरकार वह एक दानव राजा था, एक ऐसा अस्तित्व जो कुछ शीर्ष करियर धारकों के बराबर था। अब वह इसकी तुलना उससे नहीं कर सकता। दोनों वहीं पर आराम कर रहे थे। निंग येई लिन मोयू से बातें कर रही थी। जैसे जैसे तनाव कम हुआ, निंग येई अपने जीवंत और बातूनी स्वभाव में लौट आए। कुछ देर आराम करने के बाद वे फिर से चल पड़े। अगाध खाई की सीमा के साथ साथ चलने वाली काली रेखा का अनुसरण करते हुए वे युद्ध क्षेत्र संख्या 3 के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच गए। असल में रसातल के दानवों की सबसे अधिक संख्या यहीं होनी चाहिए थी। उनके मन में ये धारणा थी कि इस जगह पर लगातार युद्ध होते रहने चाहिए। लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत निकला। यहाँ बहुत शांति थी। कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर एक भंवर घूम रहा था, जिससे उसकी अनूठी ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। कालकोठरी से लगभग 500-600 मीटर की दूरी पर जमीन पर एक साधारण सा छोटा किला खड़ा था। किले के अंदर और बाहर उच्च स्तरीय पदों पर आसीन लोग मौजूद थे। वहां एक टेलीपोर्टेशन एरे भी था। जब उसने टेलीपोर्टेशन एरे को देखा तो निंग येई आश्चर्य से चिल्ला उठी। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 156 अध्याय 156 अध्याय 156 युद्ध क्षेत्र संख्या 3 दुनिया कालकोठरी। वास्तव में वहां एक टेलीपोर्टेशन एरे है। निंग येई ने अविश्वास से कहा, यहां सचमुच एक टेलीपोर्टेशन एरे है। सिर्फ वो ही नहीं, लिन मोयू भी हैरान थी। यहाँ एक टेलीपोर्टेशन एरे था और वहां उच्च पदस्थ अधिकारी इसकी रक्षा कर रहे थे, यहां तक कि उन्होंने एक साधारण आधार भी बनाया था। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे किले संख्या 3 से सीधे यहां टेलीपोर्ट कर सकते थे? अगर उन्हें पता था तो वे इतनी दूर तक पैदल क्यों आए? बड़ी संख्या में पेशेवर कर्मचारी कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर जमा हो गए थे। अन्य कालकोठरी प्रवेश द्वारों पर तैनात कर्मचारियों की तरह उन्होंने भी अलाव जलाकर उसके चारों ओर बैठकर बातें की और हंसे। ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें पास की ही रसातल दुनिया की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। लिन मोयू और निंग येई के आश्चर्यचकित चेहरों को देखकर हंसी की लहर दौड़ गई। 2 और लोग जिन्हें टेलीपोर्टेशन एरे के बारे में पता नहीं था, वे यहां तक पहुंचने के लिए बहुत दूर तक पैदल चले।
सचमुच ऐसे मूर्ख लोग लगभग हर दिन देखने को मिलते हैं। जब आप जानकारी की ठीक से जांच नहीं करते हैं तो यही होता है। आप किले संख्या 3 से सीधे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन वे इसके बजाय इतनी दूर तक पैदल चलकर आए। हो सकता है कि वे कुछ सैन्य योग्यताएं बचाना चाहते हो। आखिर टेलीपोर्ट करने में योग्यताएं तो खर्च होती ही हैं। या शायद वह जोड़ा रास्ते में बातचीत और छेड़छाड़ करना चाहता था, तुम्हारे जैसे अकेले लोगों की तरह नहीं। अरे उनके स्तर तो देखो। हंसी मजाक के बीच अचानक किसी ने हैरानी से कहा। लिन मोयू स्तर 26, निंग यी स्तर 25। बैटलफील्ड नंबर 3 में इन स्तरों पर आना खुद को राक्षसों के हवाले करने जैसा था। वे एलिमेंटल प्लेन्स को भी पार नहीं कर सके, बैटलफील्ड नंबर 3 को पार करना तो दूर की बात है। उनके विचार में एलिमेंटल प्लेन्स पर मौजूद कोई भी मौलिक आत्मा उन्हें मार सकती है। वे यहाँ कैसे पहुंचे? सबके मन में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया। सभी पदधारी एक दूसरे को देखने लगे, उनमें से कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था। टेलीपोर्टेशन एरे चमक उठा और पेशेवर उम्मीदवारों की एक टीम टेलीपोर्ट होकर अंदर आ गई। लोगों को आते देख निंग याई तुरंत मुस्कुराए और बोली, ये तो सिस्टर यू है। लिन मोयू ने भी शी शिंगोन, लियांग युए और अन्य लोगों को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या संयोग है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात उनसे तीसरे युद्ध क्षेत्र में होगी। निंग याई ने उन्हें हाथ हिलाते हुए अपनी स्पष्ट आवाज में पुकारा, बहन यू। लिन मोयू और निंग याई को देखकर शी शिंगोन और अन्य लोग भी मुस्कुरा उठे। जूनियर लिन, तुम यहाँ क्यों हो? निंग याई ने लिन मोयू की ओर से उत्तर दिया, हम यहाँ एक मिशन पर आए हैं, कुछ राक्षसों को मारने और सैन्य योग्यता अर्जित करने के लिए। उन्होंने निंग याई के कंधे पर लेफ्टिनेंट के बैज देखे। उन्होंने अनुमान लगाया कि रास्ते में उन दोनों का सामना राक्षसों से हुआ होगा। लेकिन लिन मोयू की क्षमता के साथ कुछ राक्षसों को मारना मुश्किल नहीं था। आखिरकार बैटलफील्ड नंबर 1 में हुई वह लड़ाई अभी भी उनके दिमाग में ताजा थी। लिन मोयू ने वहां एक युद्ध देवता की तरह तबाही मचाते हुए अपना रास्ता बनाया था। निंग याई मुस्कुराए और बोली, बहन यू, आप भी यहाँ क्यों हैं? लियांग यू ने मुस्कुराते हुए कहा, हम यहाँ लेवल बढ़ाने आए हैं। यहाँ का कालकोटरी अच्छा अनुभव देता है, जिससे हिल आउटपोस्ट कालकोटरी की तुलना में तेजी से लेवल बढ़ता है। वे सभी 31वें स्तर पर पहुंच चुके थे। हिल आउटपोस्ट कालकोटरी का स्तर 26 था, अब उनके लिए पर्याप्त अनुभव नहीं था। यहाँ का बैटलफील्ड नंबर 3 वर्ल्ड कालकोटरी स्तर 30 का था। आउटपोस्ट सेट, खासकर हिल आउटपोस्ट शील्ड के साथ, शी शिंगोन इस कालकोटरी का पूरी तरह से सामना कर सकता था। उन्होंने इसे नाइटमेयर डिफिकल्टी पर एक बार पहले ही खेल लिया था। हालांकि यह काफी कठिन था, लेकिन कुल मिलाकर अनुभव हिल आउटपोस्ट से कहीं बेहतर था। समूह कालकोटरी के पास बैठ गया और शी शिंगोन ने लिन मोयू को अंदर की स्थिति के बारे में बताया। बैटलफील्ड नंबर 3 वर्ल्ड का कालकोटरी विशेष था। इसमें मानव जगत, रसातल जगत और मौलिक मैदानों की शक्तियां मिश्रित थीं। कालकोटरी में तीनों शक्तियां एक साथ आकर मिल गईं, जिससे उसमें तीनों की विशेषताएं समाहित हो गईं। पूरा तहखाना अजीबोगरीब था, जहां राक्षस एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, मानो कोई युद्ध क्षेत्र हो। प्रवेश करने वाले करियर धारकों को आगे बढ़ने के लिए एक पक्ष चुनना पड़ता था। अंदर जाने के बाद आपको सारी बारीकियां समझ आ जाएंगी। असल में बात कुछ ऐसी ही है। शी शिंगोन ने एक सामान्य व्याख्या दी, और जो कुछ भी वह जानता था, सब कुछ बता दिया। लिन मोयू ने पूछा, क्या आपने हेल डिफिकल्टी लेवल आजमाया है? शी शिंगोन ने अपना सिर जोर से हिलाते हुए कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो अभी केवल 31वें लेवल पर हूँ। हेल डिफिकल्टी में जाना आत्महत्या के समान होगा। आसपास देखिए, यहाँ मौजूद 100 से अधिक पेशेवर लोगों में से बहुत कम लोगों ने हेल डिफिकल्टी लेवल को आजमाया है। लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। अगर यह बहुत मुश्किल लगे, तो कालकोटरी से बाहर निकलने के लिए किसी ताबीज का इस्तेमाल कर लें। लिन मोयू ने नाइटमेयर डिफिकल्टी के बारे में सोचा ही नहीं था। हेल कठिनाई स्तर वाले किसी भी कालकोटरी के लिए हेल स्तर के पुरस्कार नाइटमेयर स्तर की तुलना में कई गुना बेहतर थे। बेशक हेल डिफिकल्टी ही पहली पसंद थी। 21वें लेवल पर उसने हेल डिफिकल्टी पर लेवल 26 ड्रैगन फ्रंटलाइन आउटपोस्ट डंजन को अकेले ही पार करने का साहस दिखाया। अब 26वें स्तर पर पहुंचकर उन्होंने इसी तरह हेल कठिनाई स्तर पर बैटलफील्ड नंबर 3 वर्ल्ड कालकोटरी को आजमाने का साहस किया।
जैसा कि शी शिंगोन ने कहा, वो इसे आजमा कर देख सकता है। अगर यह बहुत कठिन होता, तो वह बिना किसी नुकसान के बचने के लिए किसी ताबीज का इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने शी शिंगोन के समूह के साथ थोड़ी देर और बातचीत की। उन्हें यह भी पता चल गया कि यहाँ कोई राक्षस क्यों नहीं थे। कालकोठरी लगातार रसातल और मानव जगत दोनों से शक्ति अवशोषित करती रहती थी। कालकोठरी की सीमा से हजारों मीटर के दायरे में कोई भी स्थानिक चैनल दिखाई नहीं देगा। और यहाँ इतने सारे पेशेवर लोग मौजूद हैं कि अगर दर्जनों राक्षस हमला भी कर दें, तो वे सिर्फ बलि का बकरा बन जाएंगे। इसके अलावा, पास में ही एक साधारण अड्डा था जहां उच्च स्तरीय करियर धारक मौजूद थे। इसलिए कालकोठरी के बाहर आराम कर रहे लोगों को राक्षसों के घात लगाकर हमला करने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी और वे निश्चिंत होकर आराम कर सकते थे। शी शिंगोन की टीम ने नाइटमेयर कठिनाई स्तर पर कालकोठरी में प्रवेश किया। कालकोठरी से बाहर निकलने के बाद वे लिन मोयू से यहीं दोबारा मिलने के लिए सहमत हो गए। शी शिंगोन लिन मोयू से नरक की कठिन परिस्थिति के बारे में सुनना चाहता था। समनिंग स्पेस में मौजूद कंकालों के पूरी तरह से ठीक होने का थोड़ा और इंतजार करने के बाद, लिन मोयू आखिरकार खड़ी हो गई और बोली, ये चलो चलें। ठीक है। निंग येई का हाथ पकड़कर दोनों कालकोठरी के प्रवेश द्वार पर आ गए। युद्ध क्षेत्र संख्या 3 दुनिया का तहखाना रसातल और मानव दुनिया को जोड़ता था, और लगातार दोनों तरफ से ऊर्जा को अवशोषित करता रहता था। वे स्पष्ट रूप से यहाँ दो ऊर्जाओं के अभिसरण को महसूस कर सकते थे। उसी समय, भूमिगत से मौलिक मैदानों की शक्ति संचारित होकर कालकोठरी में भी समाहित हो गई। 3 बलों के अभिसरण से एक अद्वितीय अवस्था का निर्माण होता है। लेवल 30 के कालकोठरी में प्रवेश के लिए न्यूनतम लेवल 25 और अधिकतम लेवल 35 की आवश्यकता थी। खिलाड़ियों की सीमा भी 3, 6 या 12 लोगों की थी। युवक, ये 30वें स्तर का कालकोठरी है। अंदर मौजूद राक्षस बहुत खतरनाक है। सामान्य कठिनाई स्तर पर भी आप उनसे निपट नहीं सकते। बच्चे, तुम्हें एक टीम ढूंढनी चाहिए। मरने के लिए मत जाओ। बाहर के कुछ पेशेवर लोगों ने लिन मोयू को सलाह दी। लिन मोयू ने बस मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। फिर उसने और निंग येई ने हेल कठिनाई का विकल्प चुना और कालकोठरी में प्रवेश किया। नेक इरादे वाले नौकरी पेशा लोगों ने आह भरी, वे लिन मोयू को समझाने में असमर्थ थे। उनकी नजरों में ऐसा लग रहा था कि लिन मोयू और निंग येई का अंत निश्चित है। अचानक किसी ने कहा, आह क्यों भर रहे हो? क्या तुमने उनके सैन्य बैज नहीं देखे? उनके बैज चांदी के हैं, लेफ्टिनेंट रैंक के हैं। वे पहले भी राक्षसों को मार चुके हैं। क्या ये कैसे संभव है? वे तो केवल 26वें स्तर पर हैं। इसमें असंभव क्या है? क्या आपने नहीं सुना? कुछ दिन पहले बैटलफील्ड नंबर 1 में एक 18 वर्षीय लेवल 24 लेफ्टिनेंट सामने आया जिसने हेल डिफिकल्टी वाले आउटपोस्ट डंजन को अकेले ही पार कर लिया। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हमें बताओ क्या हुआ? उस व्यक्ति ने लिन मोयू के कारनामों को कहानी सुनाने के अंदाज में बताया। पेशेवर लोग आश्चर्य से भर उठे। कुछ तो इतने सदमे में थे कि बोल भी नहीं पा रहे थे। बाद में पता चला कि असल में संकीर्ण सोच वाले लोग वही थे। ... कालकोठरी का प्रवेश द्वार एक पर्वत की चोटी पर था। यहां से वे पूरी कालकोठरी की दुनिया को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। कालकोठरी की दुनिया बहुत ही विचित्र थी। एक तरफ रात थी, दूसरी तरफ दिन। बीच में काले और सफेद रंग बारी बारी से बदलते रहते थे, लगातार बदलते हुए। अगाध लोक, मानव लोक और मौलिक मैदान, इन 3 शक्तियों ने कालकोठरी की दुनिया को स्पष्ट रूप से 3 भागों में विभाजित कर दिया। सामने 2 रास्ते थे। एक मार्ग अंधकार में संसार की ओर जाता था जो रसातल का प्रतिनिधित्व करता था, जबकि दूसरा मार्ग उजाले वाले संसार की ओर जाता था जो मनुष्यों का प्रतिनिधित्व करता था। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता चुनना था, लेकिन रास्ते अभी खुले नहीं थे, इसलिए दोनों चुनाव नहीं कर सके। मोयू, देखो, निंग येई ने अचानक कालकोठरी के केंद्र की ओर इशारा किया, वह क्षेत्र जो काले और सफेद रंग के बीच बारी बारी से दिखाई दे रहा था। लिन मोयू ने देखा और स्तब्ध रह गई। ये तो युद्ध है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। C157। अध्याय 157। 157। अध्याय 157। क्या यह नरक जैसी कठिनाई है? बहुत आसान। डार्क एबिस की शक्ति अचानक उमड़ पड़ी, जिससे बड़ी संख्या में राक्षस प्रकट हुए। उनकी शक्ल रसातल के राक्षसों से अलग नहीं थी, हर एक बदसूरत और भयानक, क्रूर और रक्तपिपासु था।
राक्षस या तो हवा में उड़ते थे या जमीन पर दौड़ते थे। वे भयानक विशालकाय जानवरों पर सवार थे जो एक प्रभावशाली आभा बिखेर रहे थे। मानवीय पक्ष की बात करें तो पेशेवर सैनिकों ने युद्ध में उनका सामना किया। 70वें स्तर से ऊपर के शीर्ष करियर धारकों ने हवाई उड़ान भरी। अधिक संख्या में पेशेवर खिलाड़ी जमीन पर दौड़ पड़े। इन नौकरी पेशा लोगों में कुछ तो गड़बड़ है, लिन मुयु ने और करीब से देखा। उनसे पहले के पदधारी लोग जीवित व्यक्ति नहीं बल्कि परछाई मात्र थे। वे कुछ हद तक भ्रामक प्रतीत होते थे। न केवल मानव करियर धारक बल्कि रसातल के राक्षस भी एक जैसे थे। वे देखने में भयावह थे लेकिन कुछ हद तक मायावी भी थे। दोनों पक्षों के बीच काले और सफेद रंग की बारी बारी से बदलती केंद्रीय दुनिया में भयंकर युद्ध छिड़ गया। लगभग सभी रसातल राक्षस उड़ सकते थे, यहां तक कि जमीन पर विशालकाय जानवरों की सवारी करने वाले भी किसी भी समय उड़ान भर सकते थे। इससे मनुष्यों को अत्यधिक नुकसान हुआ। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, मनुष्य नुकसान में आ गए। अचानक एक जादूगर ने अपनी छड़ी ऊंची उठाई और बोला, आकाश की मोहर। शीर्ष मानव विशेषज्ञों सहित सभी राक्षस आकाश से गिर पड़े। उस जादूगर के अलावा आकाश बिल्कुल खाली था। उसने अपनी छड़ी ऊंची उठाई, निषिद्ध मंत्र, मौलिक अराजकता। पल भर में युद्ध क्षेत्र में तत्व बेकाबू हो गए। पूरी कालकोठरी की दुनिया हिल उठी और अराजकता फैल गई। 100 से अधिक मानव जादूगरों ने एक साथ अपनी छड़ें उठाई और एक स्वर में मंत्रोच्चार किया। राक्षसों पर तरह तरह के निषिद्ध मंत्रों की वर्षा हुई। राक्षसों को भारी नुकसान हुआ। इसी क्षण राक्षस राजाओं का आगमन हुआ। दानव राजा विशालकाय थे, प्राचीन दानव देवताओं के समान। वे खड़े खड़े ही आकाश तक पहुंच जाते थे। उनकी ऊंचाई सैकड़ों मीटर थी। उनके पंख फड़फड़ाए जिससे उतनी ही भयानक मौलिक शक्ति निकली जिसने पूरी मानव सेना को अपनी चपेट में ले लिया। निषिद्ध मंत्र आपस में टकराए और विस्फोट हुआ जिससे 7 रंगों की चमकदार रोशनी ने पूरे कालकोठरी को घेर लिया। कुछ ही क्षणों में प्रकाश फीका पड़ गया। मनुष्य और राक्षस दोनों ही गायब हो गए थे। बीच का वह क्षेत्र जो पहले काले और सफेद रंगों का मिश्रण था, अब अव्यवस्थित तत्वों की भूमि बन गया था। भीतर मौलिक आत्माएं प्रकट हुई। लिन मुयु समझ गया। उसने अभी जो देखा था वह प्राचीन युद्ध का प्रदर्शन था। इससे उन्हें मौलिक मैदानों की उत्पत्ति का पता चला। बेशक यह उस महान युद्ध की सिर्फ एक झलक थी। निषिद्ध मंत्रों का टकराव, तत्वों का भूमि पर उत्पात। निंग येई ने मंत्रमुग्ध होकर देखा, क्या ये बहुत पहले का कोई प्राचीन युद्ध है? लिन मुयु ने धीमी आवाज में कहा, ऐसा ही होना चाहिए। दोनों रास्तों पर मौजूद बाधाएं एक साथ गायब हो गईं। अब उन्हें सचमुच दोनों में से एक को चुनना था। लिन मुयु ने बिना किसी झिझक के रात की ओर जाने वाला रास्ता चुना। वह क्षेत्र रसातल की ऊर्जा से संक्रमित था, इसलिए लिन मुयु ने स्वाभाविक रूप से उस तरफ को चुना। वे बिना किसी घटना के पहाड़ी रास्ते से नीचे उतर गए। पहाड़ की तलहटी में ही उन्हें पाताल लोक के राक्षसों से मिलते जुलते दानव दिखाई दिए। बाहर देखने पर चारों ओर मैदान ही मैदान दिखाई दे रहे थे। कोई इमारत नहीं, कोई बाधा नहीं। मैदानों के सबसे अंदरूनी हिस्से में उन्हें 100 मीटर से अधिक ऊंची एक विशाल मूर्ति दिखाई दी। कालकोठरी का सरगना वही स्थित था, वही अंतिम गंतव्य था। यह एक विशेष लेकिन सरल कालकोठरी थी जो 3 भागों में विभाजित थी। कालकोठरी को पूरा करने के लिए उन्हें केवल रसातल की तरफ के राक्षसों को खत्म करने की आवश्यकता थी। कंकाल योद्धा विश्राम करने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। लिन मुयु ने अपने सभी 130 कंकाल योद्धाओं और 100 कंकाल जादूगरों को बुलाया। हेल डिफिकल्टी लेवल पर 30वें लेवल के डंजन का सामना करते हुए लिन मुयु लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। नरक की कालकोठरियों की कठिनाई कल्पना से परे थी। आमतौर पर केवल शीर्ष उपकरणों से लैस और 12 सदस्यों की पूरी टीम वाली लेवल 35 टीमें ही ऐसे कालकोठरियों को पार करने का प्रयास करती हैं। लिन मुयु ही एकमात्र ऐसी खिलाड़ी थी जो 26वें स्तर पर इसे अकेले ही पूरा कर सकती थी। पहला राक्षस कुछ हद तक रसातल भेड़िया दानव जैसा दिखता था, लेकिन ये लिन मुयु द्वारा पहले देखे गए जीवों से भी कहीं अधिक विशाल था। एक नीले भेड़िए पर बैठा हुआ, ये 5 मीटर से भी अधिक ऊंचा था। नीले भेड़िए के पंख थे और वह किसी भी समय उड़ान भर सकता था। कंकाल योद्धा अपनी तलवारें लहराते हुए आगे बढ़े। कंकाल जादूगरों ने एक साथ अपनी शक्तियां प्रकट की। भयंकर वर्षा हुई और उसने उसे अपनी चपेट में ले लिया। एक दहाड़ के साथ राक्षस मंत्रों की बौछार के बीच से बाहर निकल आया। क्या यह मरा नहीं है?
100 कंकाल जादूगरों का केंद्रित हमला एक उच्च स्तरीय 40 दानव को भी गंभीर रूप से घायल कर सकता है। लेकिन इस राक्षस को मामूली चोटें ही आई थीं। मंत्रों के साथ साथ पहचान की क्षमता भी मिश्रित है, जो जानकारी लौटाती है। युद्ध क्षेत्र भेड़िया दानव नरक स्तर का कुलीन राक्षस। स्तर 34, शक्ति 15,000, फुर्ती 10,000, आत्मा 10,000, संविधान 15,000। विशेषता, रसातल की ऊर्जा से प्रभावित, रक्षा और जीवन शक्ति में वृद्धि। डिटेक्शन की जानकारी देखकर लिन मुयु समझ गई। यहाँ के राक्षस रसातल से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे और रसातल की ऊर्जा के कारण ही उनका अस्तित्व था। हालांकि उनके स्तर को दबा दिया गया था और उनकी विशेषताएं 40वें स्तर के उच्च स्तरीय राक्षसों से निम्न थी। उनके गुण बहुत प्रबल थे। रक्षा और जीवन शक्ति दोनों में वृद्धि होने के कारण उनकी युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई थी। इसलिए 100 कंकाल जादूगरों की केंद्रित आग भी इसे केवल घायल कर सकती थी, तुरंत मार नहीं सकती थी। उसने अपनी 3 मीटर लंबी तलवार एक कंकाल योद्धा पर चलाई, जिससे धातु की जोरदार आवाज हुई। कंकाल योद्धा केवल थोड़ी देर के लिए रुका, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। कंकाल योद्धाओं की अत्यंत उच्च विशेषताओं के कारण जब तक प्रतिद्वंद्वी के हमलों में कोई विशेष प्रभाव नहीं होता था, तब तक डरने की कोई बात नहीं थी। आपकी रक्षा या जीवन शक्ति कितनी भी अधिक क्यों न हो, ये केवल कुछ और बार हैक करने की बात थी। मोर्चे पर मौजूद कंकाल योद्धाओं ने अचानक अपनी अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। उनकी चमकती लाल तलवारें उस पर गिरी, जिससे मांस और चमड़ी फट गई। वहां खून के छींटे पड़ने का कोई दृश्य नहीं था। घायल क्षेत्रों से काला धुआं उठा और हवा में घुल गया। बैटलफील्ड वुल्फ डेमन को दर्द का जरा भी एहसास नहीं हो रहा था। वह अपने शरीर पर हो रहे हमलों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहा था। अगर यह कोई राक्षस होता तो बहुत पहले ही दर्द से कराहते हुए भाग गया होता। जैसे ही कंकाल जादूगरों की केंद्रित आग की दूसरी लहर पहुंची, 10 कंकाल योद्धाओं ने एक साथ कौशल का प्रयोग किया। इस बार यह इसे सहन नहीं कर सका। बैटलफील्ड वुल्फ डेमन ने एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कोई गुब्बारा फूट रहा हो। उसके पूरे शरीर से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया और वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। युद्ध क्षेत्र में भेड़िया दानव को मारा, अनुभव जोड़। यह अनुभव बहुत ही शानदार था, हिल आउटपोस्ट कालकोटरी से कहीं अधिक शानदार। यह समान स्तर के रसातल राक्षसों की तुलना में 2 गुना ऊंचा भी था। आखिरकार ये हिल डिफिकल्टी लेवल पर एक 30 लेवल का डंजन था। इतना अधिक एक्सपीरियंस लेवल इसके लिए उपयुक्त था। लिन मोयू ने भौहें चढ़ाई। कोई शव नहीं। एलिमेंटल प्लेन्स के राक्षसों की तरह यहां भी कोई शव नहीं था। शव विस्फोट कौशल प्रतिबंधित था। निंग येई ने भी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कोई लाश नहीं है, इसलिए हम उन्हें विस्फोट नहीं कर सकते। लिन मोयू ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन अगले ही पल निंग येई मुस्कुराए और बोली, तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वे लाशों को विस्फोटित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे उनसे एक एक करके ही लड़ेंगे। जैसे ही उन्होंने इस क्षेत्र में कदम रखा, दुनिया पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। जैसे रात का अंधेरा छा गया हो, प्रकाश न होने के कारण दृश्यता बहुत कम हो गई थी। यहां प्रवेश करने वाला सारा प्रकाश अंधेरे में समा गया। अब प्रकाश के एकमात्र स्रोत कंकालों की खोपड़ियों में टिमटिमाती आत्मा की अग्नि ही थी। लिन मोयू के हाथ से आत्मा की अग्नि निकली, जिससे एक छोटा सा क्षेत्र प्रकाशित हो गया। निंग येई की आंखों में चमक आ गई। उसकी हत्यारी क्षमता सक्रिय हो गई थी। हत्यारे मूल रूप से रात्रि के बौने थे। अंधकार उनका सबसे अच्छा साथी था। निंग येई के विचार में अंधेरा और भी अधिक मित्रवत हो गया। कितने सारे राक्षस, निंग येई ने धीरे से कहा। उसने अंधेरे में छिपे राक्षसों को एक के बाद एक देखा। लिन मोयू उन्हें देख नहीं पा रही थी। तुम इशारा करो, मैं हमला कर दूंगी। ठीक है, निंग येई ने उत्साहपूर्वक जवाब दिया। ड्रैगन असैसिन की असलियत जानने के बाद से वह एक फूलदान की तरह निष्क्रिय पड़ी थी, किसी काम की नहीं। उसे यहां भी उपयोगी होने की उम्मीद नहीं थी। निंग येई ने एक एक करके राक्षसों के सटीक स्थानों की ओर इशारा किया। लिन मोयू ने तुरंत कंकाल योद्धाओं को युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा। हालांकि उन्हें एक एक करके खत्म करना सामूहिक हत्या जितना संतोषजनक नहीं था, फिर भी यह अधिक कुशल और सुरक्षित था। लिन मोयू को भी यह आसान लगा, क्योंकि उसे ज्यादा आदेश देने की जरूरत नहीं थी। जब तक निंग येई राक्षसों के ठिकाने बताती रहती, उसे बस कंकालों को भेजकर उन्हें मारना होता था।
यहाँ बहुत सारे राक्षस थे, घनी आबादी में। कभी कभी वे एक साथ कई राक्षसों को आकर्षित कर लेते थे, लेकिन इसमें थोड़ी अधिक मेहनत लगती थी। लिन मोयू ने पाया कि यहाँ के राक्षस केवल अधिक मजबूत और अधिक जीवन शक्ति वाले थे, उनमें और कुछ भी विशेष नहीं था। हालांकि दोनों ही हेल डिफिकल्टी लेवल के थे, लेकिन यह ड्रैगन फ्रंटलाइन आउटपोस्ट कालकोट्री की तुलना में कहीं अधिक सरल था। लिन मोयू ने लगातार प्रयास किया और उनका अनुभव लगातार बढ़ता गया। जब वे आधे रास्ते तक पहुंचे तब तक लिन मोयू का अनुभव 99% तक पहुंच चुका था। निंग येई का रंग सफेद चमक रहा था, क्योंकि उसने अभी अभी अपना लेवल बढ़ाया था। निंग येई ने अनजाने में कहा, क्या यह नरक स्तर की कठिनाई है? यह तो बहुत आसान है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर। सी 158। अध्याय 158। 158। अध्याय 158। ये वास्तव में हेल डिफिकल्टी शीर्षक के लायक नहीं है। कमजोर राक्षस और कमजोर बॉस। कुछ और राक्षसों को मारने के बाद लिन मोयू आखिरकार लेवल अप हो गई। योजना के अनुसार उसने लेवल अप करने से पहले 10 नए कंकाल योद्धाओं को बुलाया, जिससे बुलाने की जगह फिर से भर गई। इससे कंकाल योद्धाओं की संख्या वापस 140 हो गई। उसने अभी तक लेवल अप करने से प्राप्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग नहीं किया था। यह न जानते हुए कि बॉस कैसा होगा, आध्यात्मिक शक्ति को सुरक्षित रखना ही बेहतर था, क्योंकि यह काम आ सकती थी। टीम आगे बढ़ती रही। उन्हें पता भी नहीं चला और वे अंधेरी दुनिया से बाहर निकल चुके थे। दूसरे भाग में राक्षसों की कठिनाई में कोई बदलाव नहीं आया था, वे बस अधिक घनी संख्या में मौजूद हो गए थे। असल में उन्हें हर बार एक साथ 2 या 2 से अधिक राक्षसों का सामना करना पड़ता था। एक साथ 4 या 5 का सामना होना सामान्य बात थी। लिन मोयू को इस बात का कोई एहसास नहीं था, क्योंकि सामने से सारी लड़ाई कंकाल ही लड़ रहे थे। स्वर्ण पदक विजेता योद्धा कंकाल योद्धा है, स्वर्ण पदक विजेता जादूगर कंकाल जादूगर है। उन्हें थकान का कोई एहसास नहीं था, उन्हें कोई दर्द नहीं होता था और वे न तो जीवन से डरते थे और न ही मृत्यु से। उनसे अधिक समर्पित कार्यकर्ता कोई नहीं थे। मोयू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ रोशनी बढ़ गई है? निंग येई अचानक बोल पड़ी। लिन मोयू ने पहले ही इस अंतर को महसूस कर लिया था। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक राक्षसों को मारते गए, पहले का घोर अंधकार में वातावरण वास्तव में उजाला होने लगा। प्रकाश अब पूरी तरह से गायब नहीं हो रहा था। यहाँ खड़े होकर वे दूर क्षितिज पर भी प्रकाश देख सकते थे। यहाँ न केवल अधिक रोशनी थी, बल्कि बॉस की मूर्ति से भी हल्की सी चमक निकल रही थी। निंग येई ने हैरानी से पूछा, चमकने के बावजूद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह और भी काला हो गया है? ये वाकई और भी काला हो गया था। अब ये स्याही की तरह था, इतना काला कि प्रकाश को परावर्तित करता था। जब भी कोई राक्षस मरता था, काली ऊर्जा हवा में फैल जाती थी। इसका एक हिस्सा न जाने कहां गायब हो गया, जबकि दूसरा हिस्सा मूर्ति के अंदर चला गया। ऐसा प्रतीत होता है कि राक्षसों की मृत्यु किसी प्रकार की रस्म के तहत बॉस को जगाने के लिए की गई थी। जहां तक फैलती हुई काली ऊर्जा की बात है, लिन मोयू को ऐसा लगा कि वह मानव पक्ष की ओर उड़ती हुई प्रतीत हो रही है। लिन मोयू को पूरा यकीन था कि उसका अवलोकन गलत नहीं था। जैसे जैसे हम रसातल प्रकार के राक्षसों को खत्म करते हैं, रसातल की शक्ति कमजोर होती जा रही है और मानवीय शक्ति मजबूत होती जा रही है। और जब हम रसातल के राक्षसों को मारते हैं, तो उनकी मृत्यु के बाद कुछ ऊर्जा मूर्ति में प्रवाहित होती है। कालकोठरी देखने में सरल लगती है, लेकिन सबसे कठिन हिस्सा शायद ये बॉस ही है। लिन मोयू ने कभी नहीं सोचा था कि नरक का तहखाना इतना आसान होगा। इसमें कुछ कठिन हिस्से जरूर होंगे। अगर ऐसा ही होता, तो वे टीमें बड़ी सावधानी से राक्षसों को लुभाकर ला सकती थी और उन्हें एक एक करके मार सकती थी। 12 लोगों की पूरी टीम की तो बात ही छोड़िए, शी शिंगोन की टीम भी थोड़ी कोशिश से इसे पार कर सकती थी। निंग येई को भी लगा कि लिन मोयू का फैसला गलत नहीं था। इस कालकोठरी का सबसे कठिन हिस्सा बॉस ही होना चाहिए। शी शिंगोन द्वारा वर्णित नाइटमेयर कठिनाई स्तर में इस तरह के बदलाव नहीं थे, और नाइटमेयर डिफिकल्टी में वह दृश्य नहीं था जो उन्होंने शुरुआत में देखा था। अगर ऐसा होता तो वह इसका जिक्र जरूर करता। शी शिंगोन ने सावधानीपूर्वक काम किया और सफाई प्रक्रिया का विस्तार से वर्णन किया। कुछ हिस्से मेल खाते थे, लेकिन कुछ पूरी तरह से अलग थे। इससे पता चला कि हेल डिफिकल्टी और नाइटमेयर डिफिकल्टी की कार्यप्रणाली पूरी तरह से अलग थी। अंतिम बॉस की मूर्ति उतनी बड़ी नहीं थी,
केवल 30 मीटर ऊंची थी। हालांकि तब भी यह काफी लंबा था, लेकिन अब की तरह 100 मीटर तक नहीं पहुंचता था। सामान्य तौर पर आकार जितना बड़ा होता है, शक्ति उतनी ही अधिक होती है। लिन मोयू अधिकाधिक सतर्क हो गई। अब जब थोड़ी रोशनी हो गई थी, तो लिन मोयू राक्षसों को देख सकती थी। निंग यी आखिरकार अपनी बड़ी बड़ी आंखों को आराम दे सकी। अब तक ये कालकोठरी बिल्कुल भी कठिन नहीं थी। ये सबसे असामान्य बात थी। हेल लेवल की कालकोठरी इतनी सरल कैसे हो सकती है? एक एक करके राक्षसों को मार डाला गया और उनकी संख्या धीरे धीरे कम होती गई। आकाश और भी अधिक उज्ज्वल होता चला गया। अंधेरा लगभग पूरी तरह से छंट चुका था। अब केवल कुछ ही बिखरे हुए राक्षस बचे थे। बॉस की मूर्ति अवर्णनीय रूप से काली हो गई थी। सबसे गाढ़ी स्याही से भी कई गुना अधिक काला, और इसके केंद्र से हल्की रोशनी निकलती हुई। मूर्ति कांपने लगी थी, मानो वह जागने ही वाली हो। जैसे ही लिन मोयू आखिरी कुछ राक्षसों को मार डालेगी, ये पूरी तरह से जागृत हो जाएगी। लिन मोयू का चेहरा गंभीर था और उसने निंग यी से कहा, पहाड़ की तलहटी में जाओ, इधर मत आना। निंग यी जानती थी कि उसकी उपस्थिति लिन मोयू के लिए बोझ बन सकती है, इसलिए सावधान रहना, सुरक्षित रहना। बोलने के बाद निंग यी आज्ञाकारी होकर पहाड़ की तलहटी की ओर भागी और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। बस उसका छोटा सा सिर बाहर झांक रहा था। अब कोई चिंता न होने के कारण कंकाल योद्धाओं ने जल्दी से बचे हुए राक्षसों का सफाया कर दिया। जब आखिरी राक्षस मारा गया, अगाध खाई की ओर का अंधेरा पूरी तरह से गायब हो गया। मूर्ति हिलने डुलने लगी और उसमें कंपन होने लगा। काली मूर्ति पर घने बाल उगाए, जिससे पलक झपकते ही वह एक काले रोएंदार राक्षस में बदल गई। लिन मोयू और उसके पैरों के पास खड़े कंकाल नन्ही चींटियों की तरह थे, जो सीधे ऊपर देखने पर भी शिखर को नहीं देख पा रहे थे। कंकालों के हाथों में मौजूद ब्लेड उनके एक बाल जितने मोटे भी नहीं थे। प्रतिद्वंद्वी इतना विशालकाय था कि लिन मोयू ने इससे पहले कभी इतने बड़े दुश्मन का सामना नहीं किया था। इसके विशाल आकार ने अविश्वसनीय दबाव का एहसास कराया। लिन मोयू को एक पल के लिए सांस लेने में भी कठिनाई महसूस हुई। उस सरदार के शरीर पर घने काले बाल उगाए, और वह एक विशाल काले पैंथर जैसा दिखने लगा। ये बिल्कुल उसी रसातल के दानव राजा जैसा दिखता था जिसे उन्होंने कालकोठरी में पहली बार प्रवेश करते समय देखा था। दरअसल रास्ते में उन्होंने जितने भी राक्षसों को मारा था, वे सभी उस शुरुआती दृश्य में दिखाई दिए थे। वह कालकोठरी असली रसातल नहीं थी, बल्कि रसातल की ऊर्जा को अवशोषित करके निर्मित राक्षस मात्र थी। उनके गुण और स्तर असली रसातल राक्षसों जितने अच्छे नहीं थे। एलिमेंटल पैंथर किंग नरक स्तर का बॉस। स्तर 36, शक्ति 15,000, फुर्ती 15,000, आत्मा 15,000, संविधान 15,000, कौशल मौलिक विस्फोट मौलिक स्वीप। विशेषताएं: अत्यधिक गति, असाधारण रूप से बढ़ी हुई जीवन शक्ति, असाधारण रूप से बढ़ी हुई रक्षा। सभी चार विशेषताओं का स्कोप 15,000 तक था। ये चारों गुण कंकाल योद्धाओं की तरह संतुलित थे। एक्सट्रीम स्पीड की विशेषता ने इसे असाधारण रूप से तेज गति प्रदान की। अत्यधिक बढ़ी हुई जीवन शक्ति और रक्षा क्षमता ने इसकी उत्तरजीविता को काफी हद तक बढ़ा दिया। ये बॉस बिल्कुल एबिस डेमन किंग जैसा दिखता था। इसका स्तर मात्र 36 था और इसके गुण कई गुना कम हो गए थे। इसे रसातल दानव राजा का सरलीकृत संस्करण माना जा सकता है। लिन मोयू ने स्पष्ट रूप से सोचा कि इससे निपटने के लिए पहली प्राथमिकता इसकी गति को सीमित करना है। यदि वे इसकी अत्यधिक गति को नियंत्रित नहीं कर सके, तो लड़ने का कोई फायदा नहीं था। हालांकि बॉस का कद चौंकाने वाला था, लेकिन इसका फायदा उठाने के भी कई तरीके थे। फुर्तीले कंकाल योद्धाओं और स्लोकर्स का सामना करते हुए इसका विशाल आकार एक बाधा बन जाएगा। करियर परिवर्तन के दौरान देखे गए विशालकाय ड्रैगन की तरह ये भी कंकाल योद्धाओं की तलवारों के नीचे मारा गया। चींटियों द्वारा हाथी को मार डालना एक आम घटना थी। एलिमेंटल पैंथर किंग पूरी तरह से जागृत हो गया। उसने अपना सिर नीचे करके चींटी जैसी दिखने वाली लिन मोयू को देखा और अचानक एक दहाड़ लगाई। तेज हवाएं चलने लगी, चारों प्रकार के तत्व उमड़ पड़े। आग अचानक प्रकट हुई और हवा में नाचने लगी। फिर बिजली कड़कने लगी, बारिश होने लगी और आसमान बर्फ की तीरों से भर गया। चार तत्व एक साथ विस्फोटित हुए, जो एक प्रभावशाली प्रदर्शन था। सिर्फ एक दहाड़ से ही एलिमेंटल पैंथर किंग का तत्वों पर असाधारण नियंत्रण प्रकट हो गया। अस्थि कवच प्रकट हुआ, जिसने सभी मौलिक हमलों को अवरुद्ध कर दिया।
कौशल, धीमा अभिशाप। एक लाल जाल गिर गया। गरजते हुए एलिमेंटल पैंथर किंग की आवाज तुरंत कमजोर पड़ गई। उसकी दहाड़ एक लंबी आवाज में तब्दील हो गई, जैसे बिल्ली म्याऊं करती है। क्रोधित होकर उसने लिन मोयू पर अपना पंजा पटका। 20,000 की चपलता और अत्यधिक गति की विशेषता के साथ एलिमेंटल पैंथर किंग की गति चौंकाने वाली थी। यहां तक कि स्लोकर्स द्वारा गति में 40 गुना कमी के बावजूद भी ये धीमा नहीं था। शाप लगने पर धीमी गति से चलने वाले अन्य राक्षसों के विपरीत ये लिन मोयू से भी तेज था। पैंथर का पंजा पहाड़ की तरह नीचे गिरा। लिन मोयू बच नहीं पाए। एक जोरदार धमाके के साथ धरती हिल गई। पैंथर किंग को शायद एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। उसका पंजा नीचे नहीं दब पा रहा था। अस्थि कवच तेज चमक उठा और उसने उसके हमले को रोक दिया। लिन मोयू उसके पंजे के नीचे अविचलित खड़ी थी। विशेषताओं को देखते हुए एलिमेंटल पैंथर किंग का शारीरिक हमला आउटपोस्ट गार्जियन के हमले से बहुत अधिक नहीं था। हड्डी के कवच के साथ डरने की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे ही उसने लिन मोयू पर हमला किया, कंकाल योद्धाओं ने तुरंत उसके शरीर पर छलांग लगा दी। एक हाथ से उसकी खाल पकड़कर उन्होंने अपनी तलवारों से उस पर वार किया। सभी 140 कंकाल पलक झपकते ही उस पर चढ़ गए थे। कौशल एक साथ फूट पड़े। लाल रोशनी से आकाश जगमगा उठा। जैसे ही तलवारें गिरी, एलिमेंटल पैंथर किंग के शरीर से काली ऊर्जा की धाराएं निकलने लगी, मानवीय पक्ष की ओर उड़ान भरते हुए। कंकाल योद्धा एक बार फिर मांस काटने के मूड में आ गए। उनकी तलवारें एलिमेंटल पैंथर किंग के शरीर पर लगातार बचती रहीं। प्रत्येक हमले से काली ऊर्जा की एक हल्की सी लकीर निकलती थी जो हवा में फैल जाती थी। कंकाल जादूगर भी युद्ध में शामिल हो गए और उन्होंने हिल आउटपोस्ट गार्जियन से लड़ते समय की तरह ही केंद्र में स्थित एलिमेंटल पैंथर किंग को घेर लिया। इस तरह एलिमेंटल पैंथर किंग सभी कंकाल जादूगरों पर हमला नहीं कर सका। कंकाल योद्धाओं द्वारा सामूहिक कौशल विस्फोटों के एक दौर और कंकाल जादूगरों द्वारा केंद्रित गोलाबारी के एक दौर के बाद एलिमेंटल पैंथर किंग का आकार काफी कम हो गया। मूल रूप से 100 मीटर ऊंचा ये भवन अब केवल लगभग 95 मीटर ऊंचा रह गया था, जो कि काफी कम था। जब उसका शरीर पूरी तरह से टुकड़ों में बंट जाएगा, तब उसकी मृत्यु होगी। कमजोर, बहुत कमजोर। लिन मोयू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसे धीरे धीरे यह महसूस होने लगा कि कुछ गड़बड़ है। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर सी 159। अध्याय 159। अध्याय 159। आओ मुझे ढूंढो, मुझे मार डालो। ऊर्जा के वे काले कण उसकी जीवन शक्ति के बराबर थे। यह मूल रूप से एक ऊर्जा समूह था। जब तक इसकी ऊर्जा समाप्त नहीं हो जाती, तब तक इसे नष्ट किया जा सकता था। एलिमेंटल पैंथर किंग को दर्द का कोई एहसास नहीं था। हमलों से उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन इसमें क्रोध की भावना भी हो सकती है, जो एक सहज प्रवृत्ति प्रतीत होती है। चींटियों के हमले का शिकार होना अपमानजनक था। क्रोधित दहाड़ के साथ एलिमेंटल पैंथर किंग ने जोरदार पलटवार किया। कौशल, मौलिक विस्फोट। इसकी सतह पर विशालकाय कण फट गए। भीषण धमाके के बीच दर्जनों कंकाल उड़ गए। फिर मौलिक विस्फोट का दायरा बढ़ गया, जिससे दर्जनों मीटर दूर स्थित कुछ कंकाल जादूगर भी उड़ गए। लिन मोयू ने गौर किया कि यह कौशल लगभग एलिमेंटल क्वीन के कौशल के समान था, लेकिन एलिमेंटल क्वीन को स्टार रिंग्स का इस्तेमाल करने की जरूरत थी, जबकि इसे नहीं थी। स्पष्ट रूप से यह मौलिक नियंत्रण में श्रेष्ठ था। कालकोठरी में प्रवेश करते समय के दृश्य को याद करते हुए लिन मोयू को अचानक सब कुछ समझ आ गया। एलिमेंटल प्लेन्स की उत्पत्ति कैसे हुई, एलिमेंटल सीक्रेट रील्म्स का जन्म क्यों हुआ, और एलिमेंटल क्वीन का जन्म कैसे हुआ। ये सब वर्षों पहले हुए उस युद्ध के कारण हुआ था, जब निषिद्ध मंत्रों ने धरती को जोत दिया था। यह एलिमेंटल पैंथर किंग उन अपराधियों में से एक था। दुर्भाग्यवश कालकोठरी केवल दिखावटी रूप में ही थी। उसका स्तर, विशेषताएं और कौशल सभी सीमित थे। कृत्रिम रूप से प्रस्तुत एलिमेंटल पैंथर किंग एलिमेंटल क्वीन से हर मामले में हीन था। उसी कौशल की शक्ति बहुत कम थी। विस्फोट से दूर धकेले जाने के बाद कंकाल योद्धाओं ने वापस हमला किया, लेकिन उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने पहले की तरह ही हमला करना फिर से शुरू कर दिया। उन्हें एलिमेंटल पैंथर किंग के हमलों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। एलिमेंटल पैंथर किंग का क्रोध लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे लगातार कौशल विकसित होते रहे। कंकाल योद्धाओं को लगातार मार गिराते हुए
कंकाल योद्धाओं के शरीर से निकली भयानक चटकने की आवाजें सुनाई देती हुई वापस भागे। लगातार हमलों के बावजूद इसका आकार सिकुड़ता चला गया। जल्द ही इसकी ऊंचाई घटकर 70 मीटर रह गई। हमलों के दौरान भारी मात्रा में काली ऊर्जा फैली और मानव जगत की ओर उड़ने लगी। क्रोध में आकर एलिमेंटल पैंथर किंग ने अपनी दूसरी क्षमता को सक्रिय कर दिया। कौशल एलिमेंटल स्वीप। उसके सारे बाल चाबुक में बदल गए, जो बेतहाशा इधर उधर लहरा रहे थे। खूणों में विभिन्न तत्व समाहित थे, जिससे भौतिक और तात्विक दोहरे प्रहार उत्पन्न हुए। कुछ समय तक तेज हवा और गरज का कहर जारी रहा, बर्फ और आग साथ साथ मौजूद रहे। यह देखने में तो बहुत आकर्षक लग रहा था, लेकिन इसमें सिर्फ दिखावा था, कोई सार नहीं था। कंकाल योद्धाओं ने फिर भी इसे नजरअंदाज कर दिया। लिन मोयू की नजरों में यह विशालकाय व्यक्ति बस एक कठोर, बेपरवाह और प्रबल जीवन शक्ति वाला लक्ष्य था। धीमी गति के अभिशाप के कारण इसकी सबसे गौरवशाली गति का प्रभाव खत्म हो गया था। इसमें मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं थी, बस इसे पीसने में और अधिक समय लगाना था। एलिमेंटल पैंथर किंग जितना सोचा गया था उससे कहीं ज्यादा कमजोर था। लेकिन लिन मोयू को यह बात तेजी से अजीब लगने लगी। नरक स्तर की यह कालकोठरी आउटपोस्ट की कालकोठरी से भी कहीं अधिक सरल थी। अच्छे समन्वय के साथ 12 लोगों की पूरी टीम इसे पार कर सकती है। लेकिन आखिर यह एक नरक की कालकोठरी थी। यह इतना आसान तो हो ही नहीं सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मानवीय मार्ग चुनने से यह बहुत मुश्किल हो जाए? यह विचार मन में आते ही खारिज कर दिया गया। बॉस का शरीर छोटा और कमजोर होता चला गया। अत्यधिक बढ़ी हुई जीवन शक्ति और रक्षा क्षमता प्रभावशाली लग रही थी, लेकिन इससे उसे केवल कुछ मिनटों का अतिरिक्त समय ही मिला। जब वह काले धुएं के अंतिम गुच्छे में बदल गया और पूरी तरह से गायब हो गया। उस पूरे तहखाने में अब कहीं भी अंधेरा नहीं बचा था, वह पूरी तरह से प्रकाश से घिरा हुआ था। एलिमेंटल पैंथर किंग को मार गिराया, अनुभव जोड़। एलिमेंटल स्टाफ प्राप्त हुआ। एलिमेंटल स्टाफ, स्वर्ण श्रेणी का उपकरण, स्पिरिट जोड़। अनुभव तो ठीक ठाक था, लेकिन वस्तु बहुत ही घटिया थी। यह महज एक एलिमेंटल स्टाफ है, जिसके गुण हिल आउटपोस्ट स्टाफ जितने अच्छे भी नहीं है। यह बिल्कुल भी हेल डिफिकल्टी वाले डंजन से मिलने वाली चीज जैसा नहीं लग रहा था। कठोर और सहनशील होने के अलावा कोई खास कठिनाई नहीं थी। लिन मोयू के सामने कालकोठरी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दिया। क्या ये सब खत्म हो गया? लिन मोयू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ गायब है। निंग याई तेजी से दौड़कर कालकोठरी की ओर मानव जगत की दिशा की ओर इशारा करते हुए बोली, वहां कुछ हो रहा है। कालकोठरी की मानवीय दुनिया में प्रकाश बहुत ही शानदार ढंग से चमक रहा था। एक जादूगर हवा में प्रकट हुआ। वह तत्वों से लिपटा हुआ था और उसके हाथ में एक छड़ी थी। यह कोई वास्तविक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इकट्ठी की गई ऊर्जा से बना है, ठीक उसी तरह जैसे एलिमेंटल पैंथर किंग। लेकिन उसकी आभा एलिमेंटल पैंथर किंग की आभा से भी अधिक शक्तिशाली थी। जब लिन मोयू ने उसकी ओर देखा तो उसने भी अपना सिर झुकाकर लिन मोयू की ओर देखा। उनकी निगाहें मिली। अचानक एक बुरी, दमदार आवाज सुनाई दी, आओ मुझे ढूंढो। लिन मोयू चौंक गया, उसे एक पल के लिए रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई। निंग येई की ओर दोबारा देखने पर ऐसा लगा मानो उसने कुछ सुना ही ना हो। यह आवाज सीधे उसके दिमाग में गूंजी थी। उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि उसे जाना ही होगा। येई, मेरा यहीं इंतजार करो। निंग येई जानती थी कि लिन मोयू क्या करने वाली है। ध्यान से, लिन मोयू कंकालों को मानव जगत की ओर ले जा रही थी। ये कालकोठरी एक युद्ध क्षेत्र थी, जहां रसातल के दानव और मानव शक्ति धारक लगातार लड़ रहे थे। लिन मोयू के आगमन से रसातल की ऊर्जा समाप्त हो गई। यह ऊर्जा हवा में गायब नहीं हुई, बल्कि पूरी तरह से मानव जगत में एकत्रित हो गई। कालकोठरी का मानव क्षेत्र और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। बाहर निकलने का रास्ता तो दिख गया था, लेकिन कालकोठरी का अंत अभी पूरी तरह से नहीं हुआ था। लिन मोयू को लगा कि कालकोठरी को साफ करने के लिए पहले आई टीमें शायद एलिमेंटल पैंथर किंग को हराने के बाद चली गई होंगी, या शायद उन्होंने मानव क्षेत्र को साफ करने के बाद वहां से प्रस्थान किया और कभी दूसरी दुनिया में नहीं गए। दोनों के बीच के बफर जोन में कुछ मौलिक आत्माएं मौजूद थीं। कंकालों की सेना ने धावा बोल दिया और उन्हें झट से खदेड़ दिया। फिर सेना आगे बढ़ी और मानव क्षेत्र में प्रवेश कर गई। पहले तो घोर अंधेरा था, लेकिन यहां चकाचौंध कर देने वाली रोशनी थी।
एक छोर से दूसरे छोर तक। यहाँ लिन मोयू ने आंखें सिकोड़कर देखा, उसे मुश्किल से कुछ दिखाई दे रहा था। सौभाग्यवश कंकाल योद्धाओं पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। मानवाकार राक्षस नजर आने लगे। पूरा शरीर हल्के नीले रंग का, देखने में बहुत अजीब, टेढ़े मेढ़े और मुड़े हुए, अजीबोगरीब मुद्राओं में, कुछ तो आपस में गुथे हुए भी थे। वे बेहद असहज दिख रहे थे। उनके चेहरों और शरीरों पर जगह जगह छेद थे, जिनके अंदर खून की तरह नीला तरल पदार्थ बह रहा था। ये बिल्कुल भी इंसान नहीं थे, बल्कि मानवाकार राक्षस थे। मैड सोल नरक संवर्धित कुलीन राक्षस। स्तर 35। शक्ति 10,000। फुर्ती 10,000। आत्मा 20,000। संविधान 20,000। कौशल अग्निरोधक घेरा, उल्कापिंड का गिरना, जादुई ढाल। विशेषताएं शारीरिक क्षति आधी हो जाती है, तात्विक क्षति आधी हो जाती है। बहुत ही मजबूत गुण, अंधकार की शक्ति को नष्ट करने के बाद सारी ऊर्जा यहीं केंद्रित हो गई। यहाँ मानवाकार राक्षसों को और अधिक उन्नत बनाया जा रहा है। कुलीन राक्षसों से लेकर नरक से उन्नत कुलीन राक्षसों तक, और लिन मोयू के सबसे कम पसंदीदा जादूगर प्रकार के राक्षस भी शामिल हैं। अग्नि वलय की यह शक्तिशाली अंगूठी सभी कंकालों को पीछे धकेल सकती है। मैजिक शील्ड अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। साथ ही शारीरिक और मौलिक क्षति को आधा कर दिया गया है, जिससे उन्हें मारना बहुत कठिन और परेशानी भरा हो जाता है। अगर वह आवाज न होती तो शायद वह वहां से चले जाने का फैसला कर लेता। वह उन्हें हरा सकता था, लेकिन वह झंझट में नहीं पड़ना चाहता था। कॉप्स एक्सप्लोजन का उपयोग करने में असमर्थ होने के कारण उनसे लड़ना थकाऊ और कम लागत प्रभावी था। पर अब जब से वह आया, तब से वह लड़ता ही रहा है। कंकाल योद्धा पहले ही हमला कर चुके थे। कंकाल जादूगरों के मंत्र चटकने की आवाज के साथ बाहर निकले। नीली रोशनी चमकी और मानवरूपी जादूगर के सामने एक जादुई ढाल प्रकट हो गई। कंकाल जादूगरों के हमलों को रोकना। फिर अचानक आग का एक घेरा फूट पड़ा, जिसने सामने खड़े कंकाल योद्धाओं को पल भर में उड़ा दिया। रिपेलिंग फायर रिंग स्किल का प्रभाव लेवल और एट्रीब्यूट्स की परवाह किए बिना आग को दूर भगाना था। यह एक नियंत्रण प्रकार का कौशल भी था। सौभाग्य से वहां पर्याप्त कंकाल योद्धा मौजूद थे। कुछ मारे गए, लेकिन और भी आ गए। तलवारें जादुई ढाल पर गिरी, जिससे वह तुरंत विकृत हो गई। कुछ और प्रहारों से यह टूट जाएगा। मानवाकार जादूगर ने एक और कौशल का प्रयोग किया। अचानक आकाश से एक अग्नि उल्कापिंड प्रकट हुआ और नीचे की ओर गिर पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ, जैसे कोई भयंकर विस्फोट हुआ हो। जमीन आग के सागर में बदल गई। कंकाल योद्धा बिना चकमा दिए आग के सागर में खड़े रहे और अपनी तलवारों से वार करते रहे। 5 स्ट्राइक, 6 स्ट्राइक, 10 स्ट्राइक। कई कंकाल योद्धाओं ने बारी बारी से अपनी तलवारें चलाईं। 10 वार झेलने के बाद जादुई ढाल चकनाचूर हो गई। इसी क्षण कंकाल जादूगरों की शक्तियां आ पहुंची और उन्होंने प्रतिद्वंद्वी को अपनी चपेट में ले लिया। कंकाल योद्धाओं ने भी अपनी तलवारों से उस पर वार किए। कुछ सेकंड बाद लिन मोयू को राक्षस को मारने का संकेत मिला। यहां तक कि 2 लोगों के बीच भी लेवल 36 के हेल एनहेंस्ड एलीट मॉन्स्टर से मिलने वाला अनुभव अच्छा ही था। एक मानवाकार राक्षस को नष्ट करने के बाद लिन मोयू आगे बढ़ गई। न तो योद्धा राक्षस, न ही हत्यारे राक्षस, केवल जादूगर राक्षस, सबसे ज्यादा परेशान करने वाले जादूगर राक्षस। सौभाग्य से उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी, कुल मिलाकर लगभग 20 ही थे। इसी विधि का पालन करते हुए लिन मोयू को अंततः इन सभी जादूगर राक्षसों को खत्म करने में 1 घंटे से अधिक का समय लगा। वह अंतिम बॉस से पहले आया। जिस जादूगर को उसने पहले देखा था, उसने अपनी आंखें खोली और लिन मोयू की ओर देखा। मुझे मार डालो। संपर्क सेवा की शर्तें। विनाशकारी जादूगर C160। अध्याय 160 रेशियो 160। अध्याय 160 बिना किसी कलात्मकता के जीवन मरण का संघर्ष। लिन मोयू की आंखों में एक अजीब सा भाव दिखाई दिया। उसके सामने खड़ा यह मानवरूपी जादूगर राक्षस न केवल बोल सकता था, बल्कि उसने उसे अपने पास बुलाया भी। लेकिन मिलते ही उसके पहले शब्द लिन मोयू को उसे मार डालने के लिए कहना था। लिन मोयू की निगाहों के सामने जादूगर धीरे धीरे खड़ा हो गया। हालांकि वह भी हल्के नीले पारदर्शी रूप वाला एक मानवाकार राक्षस था, लेकिन उसकी शक्ल, सूरत और विशेषताएं एक सामान्य व्यक्ति से बहुत अलग नहीं थी। अन्य मानवाकार राक्षसों से बिल्कुल अलग। उसने जादूगरों का चोला पहन रखा था, जो ऊर्जा से ही बना था।
उस समय वह अनजाने में ही अपने वस्त्र को ठीक करने लगा था। उसके सभी कार्यों से यह संकेत मिलता था कि उसमें चेतना थी और वह कोई साधारण राक्षस नहीं था। लिन मुयु को ऐसी स्थिति का सामना पहली बार करना पड़ा था। जादूगर के हाथ में एक छड़ी प्रकट हुई। लिन मुयु की आंखों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। ये कर्मचारी ऊर्जा से नहीं, बल्कि एक वास्तविक उपकरण हथियार से बना था। जादूगर ने लिन मुयु की ओर देखते हुए अपना सिर उठाया और कहा, कारण जानना चाहते हो? मुझे मार डालो, मैं तुम्हें बता दूंगा। आप इसे किसी भी तरह से सुने, ये बहुत अजीब लगता है। मरने के बाद ये कैसे बोल सकता था? क्या मरे हुए लोग भी बोल सकते हैं? लेकिन इससे लिन मुयु को सोचने का समय नहीं मिला। लाठी को ऊपर उठाते ही अचानक हवा से एक विशाल आग का गोला निकला, जो झुलसा देने वाली गर्मी लिए हुए था और खतरनाक गति से लिन मुयु की ओर बढ़ रहा था। कंकाल योद्धाओं ने तुरंत लिन मुयु के सामने मोर्चा संभाल लिया। आग का गोला कंकाल योद्धाओं से टकराया और एक जोरदार धमाके के साथ फट गया। चारों दिशाओं में लपटें उठ रही थीं। हड्डियों से बना कवच तेजी से चमका और बिखरी हुई सभी लपटों को रोक दिया। इतनी जबरदस्त आक्रमण क्षमता! महज एक ही वार से कंकाल योद्धा बुरी तरह घायल हो गए। ये जादूगर पहले के एलिमेंटल पैंथर किंग से कहीं अधिक शक्तिशाली था। जब उसने एलिमेंटल पैंथर किंग को मार गिराया, तो कालकोठरी की अधिकांश ऊर्जा इस जादूगर पर केंद्रित हो गई। इतना ही नहीं, मानवाकार राक्षसों की ऊर्जा भी अब उसी पर केंद्रित हो गई थी। इसने लगभग पूरे कालकोठरी की सारी ऊर्जा एकत्रित कर ली थी। इसलिए यह इतना शक्तिशाली था। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते, तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। जादूगर की आवाज फिर सुनाई दी, फिर उसकी छड़ी से भनभनाहट की आवाज आई। पूरी कालकोठरी हिल गई। लिन मुयु के चेहरे का भाव एकदम बदल गया। निंग येई के बगल में स्थित कालकोठरी का निकास द्वार गायब हो गया, और कालकोठरी से भागने वाले ताबीज भी प्रतिबंधित हो गए। वे कालकोठरी से बाहर नहीं निकल सकते थे। या तो प्रतिद्वंदी को मार डालो या खुद मारे जाओ। अगर वह हार गया, तो न केवल उसकी मृत्यु हो जाएगी, बल्कि निंग येई भी जीवित नहीं बचेगी। कंकाल योद्धाओं और कंकाल जादूगरों ने भी एक साथ हमले शुरू किए। पता लगाने वाला उपकरण उड़ गया। एलिमेंटल आर्कमेज खेल डंजन बॉस। स्तर 39। शक्ति 10,000। फुर्ती 10,000। आत्मा 40,000। संविधान 10,000। कौशल पवन बंधन, विस्फोटक ज्वाला, उल्कापिंड प्रलय, मौन, जादुई ढाल। विशेषता अत्यधिक बढ़ी हुई जीवन शक्ति। एक लेवल 39 का बॉस जिसकी ताकत और फुर्ती औसत दर्जे की है, लेकिन उसका मनोबल 40,000 है। लेवल 27 के कंकाल जादूगरों का स्पिरिट एट्रीब्यूट एम्प्लीफिकेशन के बाद 45,000 तक पहुंच गया, जो देखने में तो अधिक था, लेकिन कौशल के मामले में वे पूरी तरह से पिछड़ गए। विरोधी के कौशल बेहद शक्तिशाली थे। कंकाल योद्धा पहले ही एक ही वार में बुरी तरह घायल हो गए थे। करियर बनाने वालों के लिए ताकत का मतलब सिर्फ गुणहीन नहीं, बल्कि कौशल भी था। यह एलिमेंटल आर्कमेज बॉस पहले एक जादूगर प्रकार का करियर धारक रहा होगा। मृत्यु के बाद कालकोठरी की ऊर्जा द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया, फिर भी इसमें एक अत्यंत शक्तिशाली आत्मा वाले जादूगर के पेशे के धारक की विशेषताएं बरकरार रहीं। इसके 40,000 स्पिरिट एट्रीब्यूट ने एलिमेंटल क्वीन को भी पीछे छोड़ दिया था, जो लिन मुयु द्वारा देखे गए अब तक के सबसे उच्च एकल एट्रीब्यूट वाले बॉस थे। साथ ही ये 5 कौशल। लिन मुयु को सिरदर्द था, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। ये जीवन और मृत्यु का मामला था। चूंकि यही स्थिति थी, इसलिए वे आपस में लड़ेंगे। कंकाल योद्धा पहले ही हमला करने के लिए तैयार हो चुके थे, अपनी तलवारें ऊंची उठाकर। उनकी कुशलता चरम पर थी। नीली रोशनी चमकी और बॉस के चारों ओर एक नीली बाधा प्रकट हो गई। कौशल जादुई ढाल। कई कंकाल योद्धाओं के कौशल जादुई ढाल पर पड़े। ढाल चकाचौंध भरी रोशनी से चमक उठी और विकृत हो गई, लेकिन आधे सेकंड बाद ही स्थिति सामान्य हो गई। जादुई ढाल बेहद मजबूत थी। इतनी मजबूत ढाल लिन मुयु ने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्हें यह नहीं पता था कि प्रतिद्वंदी के कौशल का स्तर क्या था, लेकिन वे बहुत शक्तिशाली थे। उसकी हथेली में आग की लपटें जल रही थीं। कौशल आत्मा की अग्नि। जादूगर की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हुए एक ज्वाला तुरंत बॉस के सिर के ऊपर प्रकट हुई। बॉस के चेहरे पर पीड़ा के भाव थे, उसका पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन उसने कोई आवाज नहीं निकाली। कौशल धीमा अभिशाप। लिन मुयु की शक्तियां एक के बाद एक सक्रिय होती गईं।
लाल बत्ती के बीच बॉस की गति अचानक धीमी हो गई। ऐसा लग रहा था कि उसे शाप देने की क्षमता की उम्मीद नहीं थी। उसके चेहरे के भाव बदल गए, आश्चर्य के साथ साथ थोड़ी संतुष्टि भी झलक रही थी। कंकाल जादूगरों के हमले जारी रहे, भीषण हमलों ने इसे अपनी चपेट में ले लिया। आग, विस्फोटक लपटें, पानी, बर्फीला तूफान, हवा, बवंडर का तूफान, बिजली, 5 वज्रपात। कुछ समय तक तेज हवा और आग का प्रकोप रहा, बिजली कड़कती रही और बादल गरजते रहे। जादुई ढाल पर 4 मौलिक हमले हुए, जो बेहद चमकदार थे और ढाल को लगातार विकृत और खंडित कर रहे थे। जादुई ढाल धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। कंकाल योद्धाओं के हमले बॉस पर भी लगे। प्रकाश की किरणें निकली और कंकाल जादूगरों पर जा गिरी। कौशल, मौन। मौन रहने से जादूगर एक मौन अवस्था में प्रवेश कर सकते हैं, जिससे वे किसी भी कौशल का उपयोग करने में असमर्थ हो जाते हैं। कंकाल जादूगरों को भी नहीं बख्शा गया। नियंत्रण प्रकार के कौशल। लिन मुयु को सबसे ज्यादा नापसंद यही चीजें थी। प्रकाश की किरणें लगातार बरसती रहीं, जिससे एक के बाद एक कंकाल जादूगर शांत होते चले गए। अपनी क्षमताओं का उपयोग करने में असमर्थ, खामोश कंकाल जादूगर केवल असहाय होकर देख सकते थे, कुछ भी करने में असमर्थ। यह देखकर लिन मोयू को तुरंत ही चुप न हुए कंकाल जादूगरों की याद आ गई। कंकाल योद्धाओं की तलवारें लगातार उस पर वार करती रहीं। वह तेजी से पीछे हट गया, लेकिन श्राप से प्रभावित होने के कारण उसकी वापसी बहुत धीमी रही। लिन मोयू ने साथ ही साथ सोल फायर का प्रयोग जारी रखा। सोल फायर के प्रत्येक हमले से उसे दर्द हुआ। कंकाल योद्धा उनके पीछे आ गए, लेकिन उनकी गति कंकाल योद्धाओं की गति का मुकाबला नहीं कर सकी। हवा का एक झोंका आया और सबसे आगे खड़े कंकाल योद्धा अचानक रुक गए। उनके शरीरों पर जंजीरें दिखाई देने लगी। कंकाल योद्धा अपनी जगह पर फंस गए थे, हिलने डुलने में असमर्थ थे। कौशल, पवन बेड़िया। बॉस लगातार अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल करता रहा और हर बार कई कंकाल योद्धाओं को फंसा लेता था। कंकाल योद्धा इसके पास नहीं पहुंच सके। नीली रोशनी चमकी और जादुई ढाल फिर से प्रकट हो गई। इस तरह अगर कुछ कंकाल योद्धा भी वहां पहुंच जाते, तो भी वे जादुई ढाल को भेद नहीं पाते। पलक झपकते ही आधे से अधिक कंकाल योद्धा फंस गए, लकड़ी के खंभों की तरह खड़े रह गए और हिलने डुलने में असमर्थ थे। छोटे राक्षसों के पास नियंत्रण कौशल होना ही काफी परेशानी वाली बात थी, लेकिन बॉस के पास भी ये वाकई एक सिरदर्द था। कंकाल योद्धा बंधे हुए, कंकाल जादूगर शांत। लाशों का विस्फोट। कोई लाश नहीं। लिन मोयू जानता था कि अब वह केवल खुद पर ही निर्भर रह सकता है। यह पहली बार था जब उसे अकेले ही किसी बॉस से लड़ना पड़ा था। सोल फायर ही उसकी एकमात्र कुशलता थी। सौभाग्यवश जादुई ढाल इसे रोक नहीं पाए। सोल फायर बार बार सक्रिय होती रही। बॉस के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए, उसका शरीर लगातार कांप रहा था। इसने अपने कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नत किया। इसके पैरों के नीचे जटिल, गहन तारामंडलीय आकृतियां बनी। तेजी से 5 नुकीले तारे के आकार की सरणी में बदल रहा है। कौशल, उल्कापिंड प्रलय। मीटियोर एपोकेलिप्स एक कौशल स्तर 40 का जादूगर प्रकार का करियर था, जिसे धारक दूसरे संक्रमण को पूरा करने के बाद महारत हासिल कर सकते थे। एक व्यापक क्षेत्र आक्रमण कौशल। आकाश लाल हो गया, फिर अनगिनत धधकते उल्कापिंडों की वर्षा हुई। उनकी मारक क्षमता और शक्ति दोनों ही उस जादूगर से कहीं अधिक थी जिसने पहले उन पर घात लगाकर हमला किया था। कंकाल योद्धाओं को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया गया था। लिन मुयू उन्हें वापस नहीं बुला सकती थी और केवल हमलों को सहन कर सकती थी। अस्थि कवच तेज चमक उठा और लिन मुयू को हमलों से बचाया। कौशल का दायरा इतना व्यापक था कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए उसने बचने की कोशिश भी नहीं की। उन्होंने कंकालों को भी नजरअंदाज कर दिया। लिन मुयू ने खुद को दृढ़ किया। वे आमने सामने लड़ेंगे और देखेंगे कि अंत तक कौन टिक पाता है। भयंकर उल्कापिंडों का सामना करते हुए वह लगातार सोल फायर का उपयोग करता रहा। वह समय समय पर बोन आर्मर को रिफ्रेश करता रहता था। उस सरदार में जबरदस्त जीवन शक्ति थी, उसे मारना आसान नहीं था। कंकाल योद्धाओं से घिरे होने पर भी इसे मार गिराने में 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। अब तो और भी मुश्किल हो गया है, जब सिर्फ लिन मोयू ही आक्रमण कर रही है। आध्यात्मिक शक्ति तेजी से कम हो रही थी। जब वह आधा खत्म हो गया, तो उसने अपने द्वारा तैयार की गई एक स्वास्थ्यवर्धक औषधि निकाली और उसे पी लिया।
कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले उसने एहतियात के तौर पर कुछ स्वास्थ्य लाभ की दवाइयां साथ ले ली थीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे वास्तव में उनका उपयोग करना पड़ेगा। उल्कापिंडों का कहर रुकने से पहले पूरे 1 मिनट तक चला। बॉस की छड़ी से प्रकाश की एक किरण निकली। कौशल मौन। इसका उद्देश्य लिन मोयू की क्षमताओं को सीमित करना था। मौन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि बोन आर्मर ने उसे अवरुद्ध कर दिया था। अस्थि कवच सभी नियंत्रणों और नकारात्मक प्रभावों से प्रतिरक्षित था। 2 बार कोशिश करने के बाद बॉस ने प्रयास करना बंद कर दिया। इसने मेटियोर एपोकैलिप्स का उपयोग जारी नहीं रखा, बल्कि लिन मोयू पर हमला करने के लिए एक्सप्लोसिव फ्लेम्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हालांकि सिंगल टारगेट स्किल की कुल शक्ति मेटियोर एपोकैलिप्स से कम थी, लेकिन यह तेज थी और इसका लगातार उपयोग किया जा सकता था। आमने सामने की लड़ाई में इसकी शक्ति मेटियोर एपोकैलिप्स से कहीं अधिक थी। विस्फोटक ज्वालाएं लगातार लिन मोयू पर गिर रही थीं, आग के गोले उसकी आंखों के सामने फट रहे थे, आतिशबाजी की तरह चमकदार उसके कानों में गूंज रहे थे। बोन आर्मर की असाधारण रूप से मजबूत रक्षा क्षमता पर भरोसा करते हुए लिन मोयू ने हमलों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनका डटकर सामना किया। उसी समय उसने अधिकतम गति से सोल फायर का उपयोग करते हुए लगातार बॉस पर हमला किया। बॉस की जादुई ढाल सोल फायर को रोक नहीं सकी, लेकिन अस्थि कवच इसकी विस्फोटक ज्वालाओं को रोक सकता था। लिन मोयू को पता था कि इस मामले में उसे फायदा है। अब यह इस बात की परीक्षा थी कि कौन ज्यादा देर तक टिक सकता है। उसने एक और स्वास्थ्यवर्धक औषधि निकाली और उसे पी लिया, जिससे उसकी आत्मिक शक्ति हमेशा आधे से ऊपर बनी रही। दोनों पक्षों ने इस तरह की अनूठी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए मुकाबला किया। एक दूसरे पर वार करते हुए वे एक दूसरे को पारस्परिक रूप से नुकसान पहुंचाते हैं। हालांकि यह जीवन मरण की लड़ाई थी, लेकिन यह बहुत ही उबाऊ लग रही थी। अंततः बॉस का धैर्य टूट गया और अचानक वह दर्द से चीख उठा। युद्ध शुरू होने के बाद से यह पहली बार था जब इसने चीख मारी थी। लिन मोयू जानती थी कि सोल फायर कितना दर्दनाक होता है। रास्ते में उसने जितने भी विशालकाय राक्षसों को मारा था, उनमें से कोई भी इसे सहन नहीं कर सकता था, जब तक कि उनमें दर्द का कोई एहसास न हो। चीख पुकार के बीच उसकी क्षमता बाधित हो गई। लिन मोयू की आंखें चमक उठी और उसने अपने हमलों को और तेज कर दिया। संपर्क सेवा की शर्तें।